everything is very well. You know that the language is very important for all the nations or for all people. This is the main thing to communicate to each and other. हम लोग एक दूसरे के साथ जो है कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके लिए लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज को सबसे पहले हम जो हैं वो शुरू करते हैं कि हम दूसरे को सुनते हैं और उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फ्रॉम वेयर डू यू कम फॉर दिस वर्कशॉप एज वेल, एंड व्हाट इज़ योर रिसोर्स टू कम हियर, एंड you attend this workshop because of your learning, to brush your learning skill, that's why. So we will start from here. So आप बताएं अपने बारे में कुछ। You come from home से मतलब home schooling? Okay, you Ahmad Bawani school, yeah, very nice, good, yes. Please along with me, I am Samarwari and I am Masters in Biochemistry, and in August I am going to start working at KBS. Okay, Rabia. Okay, fine. Myself, Rishya. All study in London Montessori. Yeah. And we came across this workshop. So how many files have you done? Okay, fine. In you also, both of 4. Yeah, and you, आप सब भी, you. तो एक ही इंट्रोडक्शन होगा, नेम तो एक जैसा नहीं होगा, या your second file, okay, yeah. Montessori system, as she did, she is the founder of the Montessori system. Yes, she was actually she was a doctor, and she belonged from the medical background that as well, and but she has a lot of interest about children in all this thing. Why? Because at the time of her, उस वक्त जो है वो इतना एजुकेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते थे, और ये कि डिसिप्लिन और जो भी चीज़ हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी के अंदर देखना चाहते हैं उसको क्या करते थे, बाय फोर्स जो है उस पर बच्चों पे इम्पोज करते थे। At the time of practice, she worked with the अंडर सुपरविज़न ऑफ सम जो है साइकोलॉजिस्ट, उनके साथ उन्होंने वर्क किया। एट दिस टाइम शी सेड शी वॉज़ अ डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने ये देखा, शी ऑब्ज़र्व दैट कि व्हेन एवर वी गिव द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल दीज थिंग, तो टूल्स के साथ हम बच्चों को करा रहे हैं, जो सम डिसेबल्ड चाइल्ड थे उनके साथ हम टूल्स के साथ वर्क करा रहे हैं, तो उन बच्चों में एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो था। तो दैट्स वाई शी सेड के शी ऑब्ज़र्व लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, देखा, उनको लगा कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि ये बच्चे जो हैं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, सम टॉयज़ एंड ऑल दिस थिंग एंड सम वर्क। तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क हो रहा है। तो एट दैट टाइम शी ऑब्ज़र्व दैट व्हेन द डिसेबल्ड चाइल्ड गेट द बेटर रिज़ल्ट, उनको जो है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल गया, तो वाई डोंट वी अप्लाई इट ऑन द नॉर्मल चिल्ड्रन। दैट्स वाई दिस इज़ द मेन थिंग दैट के शी अप्लाई दिस थिंग टू द न्यू एंड ऑल चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ रखा। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ अप्लाई करी। सम टाइम वी सेड दैट हाँ ये तो वो तो डॉक्टर हैं, तो हाउ कैन शी कम इन दिस फील्ड। तो इसलिए किया क्योंकि व्हेन शी ऑब्ज़र्व द थिंग, उन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया एट दैट टाइम शी नो दैट कि ओके ये तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है वो
बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो दैट्स वाई शी थॉट के इसको अप्लाई किया। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, आपको एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बहुत ही अच्छे ऑब्ज़र्वर होंगे, एट दैट टाइम यू फील द नीड्स ऑफ द पीपल, आपको उसी टाइम पर नीड पता चलेगी पीपल का। वेन एवर यू गेट एनी चांस to go to the any environment, first what you are going to do, you have to observe. If you are a good observer, at that time you can follow the rules and regulation of the school and of the institute. But अगर आपको ऐसा लगेगा कि if you are not good observer, तो when you will come when you go to the next time to this institute, तो you will not follow the rules and regulation sometime this thing. तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके लिए हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसको कोशिश करनी चाहिए। जो मारिया मॉन्टेसरी ऑब्ज़र्व द चिल्ड्रन, जैसे कि उनको ऐसा लगा कि अगर हम वो ऑब्ज़र्व नहीं करती तो उनको कैसे फ़ील होता कि ये जो है ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसको कोशिश करी कि वो इसको इस तरीके से नए और अच्छे बच्चों के ऊपर, या अच्छे नहीं नॉर्मल बच्चों के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की फ़िलॉसफी के लिए आपको तो थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब बेसिकली ये क्या है, लैंग्वेज का वर्कशॉप। हम मॉन्टेसरी को तो रखते हैं साथ में, लेकिन मॉन्टेसरी से हटकर भी जो है वो हमारा एम क्या होता है कि हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बेटर करें। इफ़ वी विल गो टू द मॉन्टेसरी टीचर, तो यही बात है कि ये चीज़ वहीं से तो शुरू होती है। दैट्स वाई हम मॉन्टेसरी को भी अप्रोच करते हैं और उसकी कुछ चीज़ें लेके डालते हैं। बट ये तो नहीं होता कि एवरीवन विल गो एंड गेट द एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स एज वेल। और आजकल तो ऐसा होता भी नहीं है कि हर स्कूल के अंदर मॉन्टेसरी जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली आप लोगों को मिले। अगर आप बिल्कुल थ्रू द फाइल्स जाएंगे तो वो चीज़ आपको फ़ौरन फिर आपको वही इन्वायरमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी और आपको उसी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें पिक कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने मेथड ऑफ टीचिंग में डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग कि आपको एक गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे गुड ऑब्जर्वर हैं, देन यू कैन गिव द गुड थिंग्स टू द चिल्ड्रन। अगर आप गुड ऑब्जर्वर नहीं हो और यू स्टिक विथ योर रूल्स और डिसिप्लिन, तो फिर क्या होगा, फिर तो आप जो है वो सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन नहीं लेंगे। आप कहेंगे नो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो ऐसे ही करूँगी, तो ऐसा सच नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए। आपको क्विक डिसीजन लेना चाहिए। क्विक डिसीजन आप कब लेंगे, जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होंगे। आप वक्त के साथ साथ उसको मोल्ड करेंगे। मगर क्योंकि मॉन्टेसरी की चीज़ों में ही ये चीज़ मेन है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेंथ और लाइन के साथ वर्क कराएंगे, हम उनको गोल देंगे, उनके लेवल पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये तो हर एक को करना ही चाहिए। जैसे अगर एक मदर होती है, वो भी बच्चों को प्यार करे और वो सख्त हो जाए उनके साथ, तो फिर मदर जो होती है वो बच्चों को डरा तो सकती है, लेकिन वो उसको इम्प्रेस नहीं कर पाती। तो आपको यही चीज़ देखनी चाहिए कि आप बच्चों को किस तरीके से मोल्ड करें, मोटिवेट करें अपनी तरफ। ठीक है, तो इसके लिए हमें मॉन्टेसरी के अंदर भी और वैसे भी टीचिंग स्टाइल के अंदर आपको थोड़ा सा उनकी चीज़ें भी अपने अंदर डालनी है। और साथ साथ आप लोगों को अपने के जैसे हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें हैं, हमें मूव करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत से स्कूल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना आना चाहिए। आपको क्या है, यू केम टू हियर, आप यू विल नॉट स्टिंग विद द मेथड। आपको किसी एक मेथड के साथ नहीं लगना है। आपने क्या करना है, यू हैव टू लर्न द गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर। आपको पिक करनी है और अपने अंदर डालनी है। व्हाट इज़ द एम ऑफ द वर्कशॉप। वर्कशॉप का क्या मतलब होता है, वर्कशॉप का यही मतलब होता है टू ब्रश योर स्किल्स। अपनी स्किल्स जो भी आपकी हैं, एवरीवन इज़ वेरी टैलेंटेड ओवर हियर। सब लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए हैं यहाँ, और कुछ लोग घर से भी आए हुए हैं, बट दे आर मदर, दे रन द होम। वो घर को चला रहे हैं, वो बच्चों को ग्रो अप कर रहे हैं, वो घर को सारा मैनेज कर रहे हैं। इट मीन्स कि दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो दे आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड तो उनको कुछ काम नहीं, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। एक घर को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बल्कि एक छोटे से बच्चे को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि पहली दर्द का तो
जी हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इसके अंदर हमको बच्चों की मदर को जो है वो सबसे पहले उनको जो है वो फोकस करना चाहिए, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि हाउ टू गिव द ट्रस्ट टू द चिल्ड्रन। बच्चों को किस तरीके से ट्रस्ट में लाएं, उनको को किस तरीके से आप पर यकीन करें, आपको किस तरीके से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। इसके लिए एक तो अल्फाज तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है, उनका ट्रस्ट भी डेवलप होना चाहिए। बच्चों का ट्रस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो वो आपके साथ अपनी कोई भी बात शेयर नहीं कर सकें। ठीक है जी हाँ। अच्छा, मॉन्टेसरी के क्या गोल्स होते हैं? आप बहुत सारे लोग जो हैं मॉन्टेसरी के बैकग्राउंड से हैं, तो क्या मॉन्टेसरी के हमारे गोल्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर, डिसिप्लिन और ऑल एरियाज़ ऑफ पर्सनालिटी के लिए हमने बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें रखी हैं, उनकी चीज़ें, उनका एनवायरनमेंट, और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट्रेस। डायरेक्ट्रेस क्या होती है? डायरेक्ट्रेस इज़ द मैनेजर ऑफ द क्लास। शी हैज़ टू मैनेज द क्लास, वो क्लास को मैनेज करेगी। शी हैज़ टू प्रिपेयर द एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। शी विल बी, वो क्या करती है कि वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करेगी और वो देखेगी कि उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो उसको चाहिए। तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग किस पर होगी? मॉन्टेसरी टीचर पर या मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस पर, या जो भी हमारी कोई मॉन्टेसरी को रन करेगी, या जो भी अगर जैसे कि शी इज़ गोइंग टू होल्ड एन अकेडमी, वो अपनी अकेडमी को ऑन करना चाह रही है, तो इफ़ शी विल हैव सम कॉन्सेप्ट अबाउट द डायरेक्ट्रेस एंड द चिल्ड्रन, तो फिर ही वो किसी को गाइड कर सकेंगे। इट नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट के यू हैव टू कंप्लीट द होल ईयर डिप्लोमा एंड देन कम इन द फील्ड। नो नो, whenever and wherever if you see the good thing, you have to pick these things and follow these things and apply them, okay, until unless कि आप उसको का रिज़ल्ट नज़र आए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए। Nowadays I have seen कि बहुत सी डायरेक्टर्स और बहुत सी टीचर्स हमारे पास आते हैं और दे डिस्कस दैट कि वो हमारे स्कूल में तो ये वाला मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं हो रहा। हाउ कैन आई गिव द वोकेबलरी टू द चिल्ड्रन? मैं कैसे दूँ बच्चों को वोकेबलरी? मैं तो बस ऐसी कॉपियों के ऊपर काम करवाऊँगी और बच्चे काम करेंगे। आपके पास बहुत सारे जो हैं वो ट्रिक्स होते हैं जो आपको बच्चों को आप कर सकती हैं बिसाइड ऑफ द मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट और बिसाइड ऑफ द एडमिन फैसिलिटेशन। आपको अगर एडमिन फैसिलिटेट नहीं करी बट आपके अपने अंदर तो टैलेंट है ना, यू हैव टू शो दिस। आप उसमें से अगर फुल टाइम है 9 to 12:30 तक होता है ना मॉन्टेसरी का टाइम ज़्यादातर, हाँ, तो वो उसके बीच में आप कोई 15 मिनट लें और उसको आप जो है वो यूटिलाइज करें। ठीक है, किस लिए यूटिलाइज करेंगे? बिकॉज आई हैव टू सी दैट के मैंने देखा बहुत से कह रहे हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है, स्पेशली सीनियर क्लास और KG2 क्लासेस। I have been so many schools and I have conducted different workshop in the different schools. I have seen कि they have a very nice question कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो ये सिस्टम ही नहीं है, हम क्या करें। तो इसके लिए आपको हम क्या बताएंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप जो है मॉन्टेसरी में भी यूज़ करेंगे और जूनियर क्लास में भी यूज़ करेंगे, सीनियर क्लास में भी। बिसाइड ऑफ ऑल दिस एंड बिसाइड ऑफ ऑल एजेस, आप एजेस के अलावा भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको साउंड को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको साउंड को फोकस करेंगे तो क्या होगा, साउंड को सबसे पहले फोकस करेंगे। द साउंड को फोकस करने के लिए सबसे अच्छी एज क्या होगी? 2.5 से लेकर 3.5 तक के बच्चे जो हैं वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, रिसेप्शन में जो बच्चे हमारे पास होते हैं वो 2.5 से 3 तक के बच्चे होते हैं। उससे पहले वो मदर के पास होते हैं। तो मदर की काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? मदर की काउंसलिंग के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको यू हैव टू कॉल देम फॉर द मीटिंग। आपको मीटिंग करनी चाहिए
और उनसे बात करनी चाहिए। आप उनको क्या बताएंगे? व्हेन द चाइल्ड विल एट योर होम इन ऑन योर लैप, तो आपको क्या होगा, आप चाइल्ड को जो है सबसे पहले 0 से 6 तक मन के अंदर आप क्या करेंगे, चाइल्ड टॉक नहीं करेंगे, उससे आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, बिल्कुल करीब जाएंगे। चाइल्ड की आइज़ जो होती हैं वो थोड़ी डेवलप हो जाती हैं और वो आपके लिप्स की तरफ देखता है, उस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें, लाइट्स कम ऑन करें, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है लैंग्वेज को बिल्ड करने का? फर्स्ट स्टेप इसलिए कि 0.3 to 6 तक जो होता है इट्स वेरी फर्टाइल माइंड होता है। इसको मॉन्टेसरी में टर्मिनोलॉजी में एब्जॉर्मेंट माइंड कहते हैं। एब्जॉर्मेंट माइंड लाइक अ स्पंज, जैसे कि हर चीज़ जो होती है वो एक स्पंज की तरह अपना कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड पे छोड़ देती है। इसमें ये क्या है, इसके भी 2 पीरियड है, 0 से 3 और 3 to 6। 0 से 3 में आपको क्या करना है, मदर की काउंसलिंग करनी है। वैसे खाली मॉम नहीं, डैड की भी काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलें। वो भी घर में आए तो बहुत ज़्यादा उनको ये ना हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। छोटा बेबी है हाथ में, तो 0 से 6 तक आपको कैसी लैंग्वेज के लिए आपको कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। आपको कोई भी लैंग्वेज सिखानी होगी तो उसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत छोटे उससे ही हो जाती है। जैसे बच्चा जब बहुत रो रहा होता है तो हम सोचते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब है, बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से। तो वो क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो वो उसके जो अंदर के ये मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं हार्ड वॉइस निकालने के लिए। इट डजंट मैटर कि उर्दू का गैन निकाल रहा है या एन निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि क्या है कि वो जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो बस कहीं से भी पश्तो ज़बान भी सीख सकता है बच्चा। पश्तो वाला बच्चा भी रोता है, और वो जैसे चाइना में भी बच्चे रोते हैं, तो वो उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है वोकल टिश्यूज़ की, सही है, बोलने वाले जो टिश्यूज़ हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही होती, ताकि आइंदा लाइफ में वो वक्त गुजार सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को, मदर को कहेंगे कि आप उसको फ़ौरन चुप ना कराएं, निप्पल ना दें उसको, जैसे निप्पल दे देते हैं वो रोते रोते मुंह बंद कर लेता है, उसकी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो रुक जाती है। तो उसकी ट्रेनिंग में थोड़ी देर थोड़ा रोने दें। अब ये भी नहीं कि पूरा बेचारा रोए जा रहा है, ठीक है। अब उसको जो है जब वो रो रहा होगा तो उसको लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी नहीं करें, क्योंकि उस वक्त जो होती है वो वैसी अंदर से घबरा रहा होता है, और ऊपर से ये जो भी छत होती है, टेरेस होता है, वो कभी करीब आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी करीब आता है। वो तो होते हैं छोटे से बच्चे, 0 से 6 के बच्चे, उनमें से उनको ये नहीं पता होता कि ये छत है या क्या है, उनको नहीं पता होता, उनको बस सारी चीज़ें हिलती हुई लग रही होती है, वो उससे और घबराते हैं। तो इस चीज़ की आपने काउंसलिंग करनी है बच्चों को, कैसे उछाल उछाल के जो है, चाहे आपकी सिस्टर्स हों, चाहे आपके ब्रदर हों, या आके जाके आप भी जो है वो मम्मी बने, मदर हों, या आप खुद अभी मदर हों, ग्रैनी हों, जो भी है, तो आपने ये देखना है कि बच्चों को ज़्यादा मूवमेंट नहीं दें ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। जब उनकी हर चीज़ हिलेगी नहीं, उनकी डिस्टर्ब नहीं होगी, दैन दे के कंसर्न अबाउट द थिंग्स कि वो क्या देखते हैं। जब वो फेमिलियर हो जाएंगे तो वो आपकी क्या देखेंगे, ये लिप्स के ऊपर जो आपकी मूवमेंट होती है वो चेक करेंगे, और वो जैसी भी मदर होगी, चाइनीज़ होगी, फॉरेनर इंग्लिश होगी, इंडियन होगी, पाकिस्तानी होगी, उर्दू बोल रही होगी, या कोई भी होगी, तो वो उससे मदर टंग के लिए वो क्या है उसी वक्त नहीं बोलेगा, लेकिन आफ्टर 2.5 ही विल स्टार्ट टू, और ही विल ट्राई टू रिपीट दैट टाइप ऑफ मूवमेंट विच ही हैज़ सीन इन द चाइल्डहुड, जो वो अपनी चाइल्डहुड में देख चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज हमारी ये नहीं कि हमारे बच्चे पास हमारे आएँ तो लैंग्वेज शुरू हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज की बात क्या होते हैं, अब मदर को जो होता है वो थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट देना चाहिए। जब आप ये देखते हैं व्हेन यू गो टू अ वेरी नॉइजी इन्वायरमेंट, जब आप किसी बहुत ही इन्वायरमेंट में, नॉइजी इन्वायरमेंट में जाते हैं,
तो इफ़ योर फ्रेंड्स ओवर हेयर एंड यू ऑल्सो जस्ट लाइक, जैसे कि हम मैकडोनल्ड वगैरह में जाते हैं या कोई ओपन एयर रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई कैसे कवर, जब विंटर होता है तो हम लोग भी जाते हैं जैसे बाहर, तो उसमें जो होती है कटलरी की, प्लेट्स की इतनी आवाज़ आती है कि जो बिल्कुल करीब भी कोई सीट पे बैठा होता है उसको भी शाउट करके बोलना पड़ता है। वी शुड बी अवॉइडिंग द नॉइजी इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड के लिए भी जो है आपको नॉइजी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए जिससे वो डिस्टर्ब ना हो और उसकी कंसंट्रेशन बढ़े। अब इसके लिए जब बच्चों को ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 2.5 के अंदर आ जाते हैं। 2.5 में जब चाइल्ड हमारे पास आते हैं उससे पहले वो बहुत सारे कुछ वर्ड सीख लेते हैं। उनका वोकेबलरी जो होता है ट्रेजर, वो बहुत वोकेबलरी बैंक बहुत कम होता है, फ्यू वर्ड्स का होता है। जैसे छोटे छोटे वो वर्ड्स बोलें, मम्मा, पप्पा, ऐसे कोई, अगर कोई मदर बहुत ही अच्छी इंग्लिश भी बोलती होंगी, इंग्लिश स्पोकन बैकग्राउंड से आता है, तो भी वो जैसे यही कह सकता है वाटर, कोल्ड, सिंगल वर्ड बोलेगा। 2 और 3 का जो सेंटेंस है वो बोल देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, आई वांट दिस इज़ अ रेड कलर, ये सब करेगा। आपको क्या करना है, उसकी वोकेबलरी बढ़ानी है, ठीक है। तो वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनको जो है वो अपने से फेमिलियर करेंगे और उसको ग्रुप लेसन के थ्रू जो है वो बहुत सारी उसको अपने से फेमिलियर करेंगे, उसको इंट्रो देंगे अपना, उसको हग करेंगे, उसको अपने से क्लोज करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में ग्रीटिंग करना, उसकी तारीफ़ करना, प्रेजिंग द ड्रेस, उसके हेयर स्टाइल की तारीफ़ करना, उसकी लैंग्वेज की तारीफ़ करना, उसकी मम्मी के बारे में पूछना, उसे ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, लुकिंग वेरी नाइस, योर ड्रेस इज़ वेरी नाइस, हु ब्रॉट दिस, व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है। अगर आप ये समझें कि अगर ये उर्दू में भी आप बोल रहे हैं तो भी आप क्या दे रहे हैं, लैंग्वेज दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट के यू हैव टू से दीज थिंग इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि इंग्लिश से बच्चा जो है वो अगर वो उस बैकग्राउंड से नहीं आया तो वो घबरा जाएगा, और वैसे ही आप उसके लिए स्ट्रेंजर होंगे तो वो एकदम से घबरा जाएगा, वो उस जवाब भी समझ नहीं आएगा, आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले उसको अपने आप से क्लोज करना है, उसको ट्रस्ट दिलाना है, अपने प्यार करना है, उसको बहुत हक करना है। इसके लिए आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक हम्बल एंड काइंड पर्सन रोल। आपको क्या बनना है, अपने अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है, हम्बल एंड काइंड, जिससे लोग डरे नहीं बल्कि उससे सवालात पूछें, उसको अपने से करीब समझें, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर बिलीव करें। और छोटे बच्चों का ट्रस्ट हासिल करना जो होता है बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उन्हें प्यार कर लिया, स्टार बना दिया। वैसे स्टार बनाते नहीं हैं छोटी क्लासेस में, क्योंकि वो ऐसा होता है कि कभी कभी पेन लग जाता है या वो ख़ुद भी ऐसे एक दूसरे के मुंह पे बनाने लगते हैं। तो पूरी कोशिश करें ऐसा कोई भी नॉन प्रैक्टिकल काम ना करें जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के भी मुंह पे बनाने लगें, हाथ गंदे करें। हमेशा क्या दें, पॉजिटिव रोल दें। बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पर्सन, यू हैव टू गिव देम अ पॉजिटिव रोल। वेन एवर यू वॉन्ट टू सी एनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, तो वॉट डू यू सी ओवर देयर, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू लाफ, हाउ टू स्माइल, हाउ टू हेल्प टू अदर। आप ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में देखते हैं ना, अगर ये चीज़ें आप अपनी पर्सनालिटी में डाल देंगे तो यू विल गेट अ नाइस पर्सनालिटी, आप भी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बन जाएंगे। और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी द चिल्ड्रन लाइक, ऑब्वियसली प्लेजेंट पर्सनैलिटी, लविंग हो, काइंड हो। अगर आपको कोई कहीं पर आप जाएं और आपको लगे कि ये जो है मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करें, तो आप यकीनन जो है उन्हीं से बात करना चाहेंगे और उन्हीं के पास जाना चाहेंगे। तो ये क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आप जब भी मैं जाऊं तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो आप उनसे जो है वो आप उन्हीं से बात करेंगे। क्यों, आपको लगेगा कि वो जो मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे, वो मेरी बात मानेंगे। इस तरह का जो आपको ट्रस्ट है वो बच्चों के साथ डेवलप करना। और ये किसके थ्रू होगा, आपकी स्वीट लैंग्वेज के थ्रू। बच्चों से आते के साथ ही तो हम नहीं बोलेंगे ना, आप स्वीट खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, क्या ये बोलेंगे, कैसे बोलेंगे बताएं। अगर हम आपको कहें कि आप किसी बच्चे को अच्छे से ट्रीट करें, ये बच्चा रो रहा है, लेट गया ज़मीन पर, तो आप फर्स्टली
saved the child. Oh, cute baby, come here. And what's your name? उसने नहीं सुनी आपकी बात, इग्नोर कर दिया, उधर चला गया, तो क्या करेंगे? तो आपको आई थिंक ये फिर उठ के उसके पास जाना चाहिए। ये आप बैठे बैठे कह रही होंगी? नहीं, आपको ये कि अगर बहुत छोटा चाइल्ड है तो आपको जो है बल्कि बैठ के उसके पास जाके और उसके करीब जाके। ये चाइल्ड है आपका? जी हाँ, आ जाए बेटा, आप ही सबसे छोटे हो, आ जाओ। ये चाइल्ड अगर सबको इग्नोर करता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ओह वाह नाइस, तो आपने ऐसे रिएक्ट करना जिससे बहुत ही मूड ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, एकदम से हट जाती। छोटे बच्चे तो टच भी नहीं करने दें, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको उसकी जगह पे छोड़ देंगे, थोड़ा सा उसको कहेंगे अच्छा। ये चाइल्ड के ऊपर आपने अभी ट्राई करना है जो आपने सीखा है, और बेटा आपने ऐसा ट्राई करना है जैसे कि आप जो है बहुत ही नाराज़ हो गए हो, आपको पसंद नहीं आ रहा स्कूल, ठीक है। आफ्टरवर्ड मतलब सब लोग आप पर ट्राई करेंगे, देखते हैं किसका स्टाइल आपको, इनके अलावा हाँ वो बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, किस तरह से बुलाएंगे, ठीक है। चलें फिर हम में से कौन। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप टीचर हैं ना, चाहे आप बड़े तरीके हैं या बड़े लेवल पर भी हैं, पेशेंस, बर्दाश्त, एज अ टीचर आपका सबसे जो पहला पॉइंट होना आपकी नेचर में ना, बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जाहिर बच्चा आता है आपके पास, कुछ बच्चे होते हैं तो बहुत सीधे होते हैं, बहुत जल्दी मार देते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से शरारती बच्चे जी। आपके पास आएंगे। तो चलिए, ये कौन सा वाला बच्चा है? ये तो वैसे माशाल्लाह ये अच्छा बच्चा है, आप में से कौन ट्राई करेगा इस पर? आप करेंगे? नहीं करना चाह रही? ओके, आप में से कोई करेगा? ये तो माशाल्लाह समझदार है, तो 6th क्लास में है माशाल्लाह। हाँ तो बड़ी हैं माशाल्लाह। कोई करेंगे? आप करेंगी? आ जाए आ जाए पीछे। इस वजह से आप ऐसे कोई वो ना हो कि ये बच्चा ऐसा है, डायरेक्टर्स या अडल्ट भी जो हैं वो ऐसा एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको वोकेबलरी का करेंगे। अच्छा भाई, आपको तो सब कह रहे हैं अच्छा बच्चा है ये, वैसे ही बैठ जाओ चलिए। मैं सॉरी मैं आपका टाइम ले जाऊँ, अगर हम देखेंगे जैसे आप सब लोगों को होगा कि इवन जैसे कभी कभी हमारे खानदान में शादियाँ होती हैं तो कुछ रिलेटिव्स दूर रहते हैं, तो बड़े भी नाराज़ हो जाते हैं, बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं कि भाई हमें तो कार्ड नहीं मिला और हम नहीं आ रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना, बुजुर्ग और बड़े भी ऐसा एक्ट करने लगते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। तो इवन मैं मतलब आई थिंक कि चाहे बड़ा भी हो तो समटाइम्स बड़े थोड़े से नेचर वाइज डिफरेंट होते हैं, और उनसे भी जो है वो उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ती है। तो ये हर इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान के साथ है कि घर में बुजुर्ग होते हैं, तो समटाइम ये होता है कि अगर आपको टाइम ना दे तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे आपसे, और फिर आपको उनको मनाना पड़ता है। जी जी। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में सभी इंसान के साथ चलती है। या तो फिर क्या होता है, आप क्या करती हैं, आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रखना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, कभी खामा-खाई में ना भी करें तो सॉरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये हम्बलनेस ही होती है कि वर्कशॉप में सब लोग जो हैं वो इजीली फ्रीडम से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर हम आपसे रूडली बिहेव करेंगे, हम आपको स्पेस नहीं देंगे बोलने का, तो हम आपको किस तरीके से बताएंगे कि एक रोल मॉडल कैसा होता है और उसको पेशेंटली कैसे डील करना है। तो हम आपको जानबूझकर वर्कशॉप में बोलने का मौका देते हैं। ये हमारा PMI मोंटेसरी का चैनल वो है प्लेटफॉर्म, और वी आर ऑल Montessori directresses as well, and I am a EC consultant, so we have to know that कि how to deal with the children and with the adult as well, क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए, चाहे आप कहीं से भी आए हैं, आप हमारे लिए छोटे ही हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और हमें आपको क्या करना है, अपने से क्लोज करना है ताकि आप अपनी कोई भी बात हमसे शेयर करें, दिल में कोई भी बात है तो कोई भी चीज़ है तो वो आप उसे क्लियर करें, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए कि ऑब्वियसली सभी लोग लर्निंग के लिए आते हैं तो सब लोगों को इक्वल टाइम मिले, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी हमारे यहाँ लोग आते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि आप लोग एक्सपीरियंस तो अपने शेयर करें लेकिन भी दूसरों का भी थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है। स्टोरीज़ ऑफ पोम, एक्सेस टू बुक्स
और राइम्स एंड जिंगल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ लिख दूँगी, लेकिन अभी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, बाद में आप लोग एक पिक्चर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी लिखने बैठेंगे तो बिल्कुल टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्शन सॉन्ग्स एंड फिंगर प्ले सॉन्ग, गेम्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन एंड आंसर, स्टोरीज और पोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। आप सोचेंगे फॉरेन स्टोरीज़ पर, इसलिए कि अभी हम साउंड्स तो कराएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, तो हम एक छोटी सी स्टोरीज सी सुना देंगे। चाइल्ड जो है वो हमको बहुत ज़्यादा नहीं टाइम दे रहा या वो नहीं इंटरेस्ट लेगा, तो स्टोरीज़ में तो बच्चे लेते हैं, वरना पिक्टोरियल बुक हम उनको दिखा सकते हैं कि ओ वाओ दिस इज़ वेरी नाइस बुक एंड यू वुड यू लाइक टू सी दिस बुक। अब इससे कोई मैटर नहीं है कि ये जो है उर्दू की हो या इंग्लिश की हो, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश का कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई भी वर्ड ले लें, कोई भी बुक ले लें और उसमें अच्छी अच्छी जैसे ये चीज़ें पिक्टोरियल है तो आप इसको दिखा सकते हैं। ओह वाह देखो तो कितना अच्छा है, दिस इज़ अ मंकी, दिस इज़ स्क्विरल, दिस इज़ अ रैबिट, वुड यू लाइक टू सी दिस। ये क्या है? ये तो एक शेड से मुझे क्या लग रहा है, ये तो मुझे वॉर्म लग रहा है। ओहो वॉर्म तो इंसेक्ट होता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसको मोटिवेट करें, उसे अपने से क्लोज़ करें। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके घर के बारे में, उसकी बारे में उसकी तारीफ़ करते हैं, कपड़ों पर भी आ जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, वो जो होते हैं बहुत ही पोलाइट हो जाते हैं और आपके साथ हम्बल होते हैं। नाउ द रेडी, अब क्या है, हमें इनडायरेक्ट प्रिपरेशन करनी है। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए हमें पता है कि उसके पास अभी साउंड्स कम है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो हमें उसको सुनने के लिए तैयार करना है। इनडायरेक्ट वे में हम उससे बातें करेंगे और उससे जो है वो छोटे से उसके बारे में पूछेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उससे बातें करेंगे और उसके साथ उसके ड्रेस की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे, कोई बुक दिखाएंगे और उसके अंदर कलर बताएंगे। तो कलर्स क्या हो गई, कलर्स भी क्या हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ठीक है ना, वो भी वोकैबुलरी है। और जो है वो अगर आपने उसके साथ गेम प्ले करना है, गो एंड स्टैंड नियर द विंडो, क्योंकि 2.5 के जो बच्चे होते हैं और 3 तक के बच्चे होते हैं, आपको उनकी इनडायरेक्ट प्रिपरेशन करानी है। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए आपको उनको वर्ड्स देने, और वर्ड्स किसके साथ देने, एक्शन के साथ। सबसे पहले आप उनको फ्लैश कार्ड दिखा देंगे। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे तो आप उनको डिफरेंट तरीके से फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये दिखा सकते हैं उनको, जैसे ये दिखाना, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैट। ओह हाउ मेनी कैट्स आर हियर, 1 2। अब बच्चे को तो अभी नंबर नहीं आते, जैसे जो मॉन्ट में आते हैं बच्चे, उनको कुछ नहीं आते। लेट्स काउंट देम, आपने उसको कितने सारे वर्ड दिए, लेट्स काउंट इट, 1 2। ओह देयर, आपको उसको फुल डिस्क्रिप्शन देनी है इस कार्ड के बारे में। हालांकि इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है ये, लेकिन आपको क्या करना है, उसको लंबा करना है, ठीक है। आपको 10 मिनट का तो देना ही देना है। तो वो आप किस तरीके से इस कार्ड को देंगे 10 मिनट का, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ, और ये हम क्या करें, इनडायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ वी आर नॉट ऑन द राइटिंग, अभी हम राइटिंग पर नहीं हैं, अभी हम उसको क्या करें, पहले हमने उसका कॉन्फिडेंस डेवलप किया अपने साथ, उसका ट्रस्ट डेवलप किया, आफ्टरवर्ड्स क्या किया, अब हमने लगा कि ही इज़ ऑन द स्टेज ऑफ लिसनिंग, अब वो हमको सुन रहा है, तो हम अब उसको क्या देंगे, क्योंकि वी हैव अ गोल इन आवर माइंड, वी हैव टू, हमारे पास क्या गोल है, हमारे पास ये गोल है ना, we have to brush him, we have to polish his all areas of personality, और personality के areas में क्या क्या आता है, manners, etiquettes और डिसिप्लिन, और इन सब चीज़ों को पॉलिश करने का क्या मतलब है, बताएं क्या मतलब है, कि वो के he will get a good personality, he will get a good personality, जब वो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बना लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ को हमें गोल करना है। तो हमने उसको शुरू कर दिया, अभी हमने उसको अपने से क्लोज़ किया
देन वी गिव द थिंग टू हिम, उसकी तारीफ़ करी, उसको तो हमने क्लोज़ किया। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। तो हमने अब उसको सुनने के लिए राज़ी कर लिया। आज हम आपको एक अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं, तो स्टोरी सुना दी, ठीक है। उस स्टोरी में आपको कुछ उसे वोकेबलरी देनी हुई तो वो दे दी, कुछ भी देना हो तो दे दी। कलर्स कर लिया तो आपने उसको जो है वो कोई से भी कलर्स दिखा दिए तो वो उसको आपने वोकेबलरी दे दी। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करें, उसकी वोकेबलरी में इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, उसकी वोकेबलरी को इन्हेंस कर रहे हैं। तो आपका असल मकसद तो यही है ना कि उसको कम्युनिकेशन के लिए अच्छी से अच्छी वोकेबलरी दें। तो यही वर्क जो होता है, यही फ्रेमवर्क क्या होता है, इनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी कहलाता है। ये फ्रेम है, एक तरह का फ्रेम है कि पहले आपने उसको क्या किया, अपने से क्लोज़ किया, फिर उसको आपने जो है वो हम्बल हो गए उसके साथ, उसको अपना मतलब फेमिलियर हो गए, यू मेक हिम रेडी टू लिसन। और फिर जब उसने आपको केयरफुली लिसन करना शुरू कर दिया, नाउ यू कम ऑन द पॉइंट। अब आप किस पर आ गए, अपने पॉइंट के ऊपर आ गए। और वो आपका पॉइंट क्या है, यू हैव टू ब्रश हिज स्किल्स एंड यू हैव टू इनरिच हिज वोकेबलरी। आपको उसकी वोकेबलरी बढ़ानी है। वाई? बिकॉज आप चाहते हैं कि वो अच्छा बने। हम सबका एक ही मकसद है बच्चों को पढ़ाने का कि वो जो हैं अपनी लाइफ में अच्छे बने, रीडिंग के लिए रेडी हों, राइटिंग के लिए रेडी हों। तो अभी हम उनको रीडिंग के लिए रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने उनको वर्ड्स दे दिए। अब हम उनको जब फ्लैश कार्ड देंगे, हमें क्या करना है, फ्लैश कार्ड को वैसे तो हम मॉन्टेसरी का वर्क करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बट इफ़ यू वांट टू कीप द थिंग्स थोड़ा सा क्विक आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, these are cats. These are cats. Let's count how many cats are here. 1, 2. 1, 2. What is the color of this cat? Yellow. आप लोगों को तो पता है तो आप बोल रहे हैं, तो हमें नहीं पता तो हम हमें तो पता है, बच्चे को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को जो है वो अपने साथ बोलने लगेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बताएंगे। दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ येलो कैट। इस मामले में हम मॉन्टेसरी को अप्रोच करेंगे। मॉन्टेसरी का क्या टच है इसके अंदर, 3 पीरियड लेसन। मॉन्टेसरी का 3 पीरियड लेसन से हम वोकेबलरी देंगे। 3 पीरियड लेसन क्या होता है, फर्स्ट तो होता है नेमिंग, यानी पहले हम उसको सब बताएं, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस कराएं, रिलेट टू द नेमिंग। सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, रिलेट करेंगे नेमिंग से। जब हमें फील हुआ कि चाइल्ड जो है फर्स्ट स्टेज पर ही गॉट द मैसेज, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, द सेकंड थिंग ही हैज़ टू रिलेट द थिंग विद द ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद अब हम उसको तीसरा वाला पीरियड क्या है हमारा, हम उसको क्वेश्चन करेंगे। अब हम उसको क्वेश्चन, अगर सामने आए 2.5 वाले बच्चे को दिखा के एकदम से 2.5 वाले बच्चे को दिखा के एकदम से पूछेंगे क्या, व्हाट इज़ दिस, बिल्ली बोलेगा वो, क्योंकि वो उर्दू से आ रहे हैं और वो बच्चा है छोटा, हमें उसे सिखाना है। तो वो क्या बोलेगा, हाँ बिल्ली, और क्या पता बोले ही ना, नाराज़ होकर दोबारा से अपनी जगह पे ही चला जाए। तो फिर क्या होगा, हमें उसको डेवलप कर लिया। अब हमने क्या करना है, उसको 3 पीरियड ले। यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंटेशन है इसमें मॉन्टेसरी का टच आता है। मॉन्टेसरी का ये टच है कि कोई भी वोकेबलरी आप देंगे किसके ज़रिए देंगे, 3 पीरियड लेसन के। ये एक टर्मिनोलॉजी है टू गिव द वोकेबलरी एंड टू द नेमिंग टू द चिल्ड्रन। कोई भी ऐसी है, उसमें क्या होते हैं, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट पीरियड लेसन, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड लेसन। फर्स्ट पीरियड लेसन में आप किसी को भी अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये क्या है। जब करा लिया तो उसको फिर रिलेट करेंगे कि हाँ ये चीज़ आपको समझ आ गया, बार बार रिपीट भी करें और रिलेट भी करें। फिर तीसरा पीरियड क्या आ गया, क्वेश्चन का। तो इसलिए जब पहले के साथ ही, जाते के साथ ही लड़कियां जो होती हैं मॉन्टेसरी की, अगर डेमो पे जाती हैं, जाते के साथ ही नए बच्चों के साथ क्या करती हैं, जाते के साथ ही क्वेश्चनिंग शुरू कर देती हैं, वो वहीं पर डेमो में फेल हो जाएंगी। तो आपको क्या करना होगा उस डेमो में, आपको उस डेमो में, या कोई भी न्यू फ्रेशर आए या आपके पास कोई फ्रेशर आए, आपको ये देखना होगा कि उसको चाइल्ड की एज पता होनी चाहिए, चाइल्ड का स्टेज पता ना। अभी बच्चे तो फेमिलियर भी नहीं है, वो आपको क्यों जवाब देंगे। और वो कोई भी मुश्किल लेसन प्लान तैयार करके लेके जाएगी और डायरेक्ट पूछेगी तो बच्चे विल नॉट गिव द आंसर।
ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो न्यू फ्रेशर डेमो पे जाए, हाँ, तो उसको क्या कहना चाहिए, मैं जो हूँ वो 3 पीरियड, मतलब खुद से अपने जहन में सोचे कि मुझे जो है पहले बच्चे को डिस्क्रिप्शन देनी है, बताना है, फिर उसके बाद उसको रिलेट कराना है, उसको कहते हैं सेकंड पीरियड लेसन, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, उसे क्या कहते हैं, 3 पीरियड लेसन। इसीलिए ये स्टेजेस हैं और ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी में सेंसोरियल मटेरियल को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उस वक्त इसके अंदर ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं और इसको पहले बच्चों को बताना, फिर दोहराना, फिर तीसरी बार उनसे क्वेश्चन करना, इस अमल को क्या कहते हैं, 3 पीरियड लेसन। ठीक है, आप लोग चाहें या यस, बिकॉज क्या है कि हमको ये नहीं है कि हमें बच्चे को रटवाना है कोई चीज़, वो क्या करना है, हमें पहले उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है या हाँ हाँ, अगर आप उर्दू की किताबें भी देखेंगे उसमें भी क्या आती है कि बे को दिखाएं, बे की तस्वीर बच्चे को बार बार दिखाएं, फिर उसके बाद उसको दोहराएं, उसको तस्वीर से मुंसलिक करें और उसके बाद जो है पूछें कि ये क्या है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद कर लें, ये क्या है, 3 पीरियड लेसन। यानी कि आपको मॉन्टेसरी में या बच्चों के साथ कुछ भी करते हुए ध्यान रखना है, सिस्टमेटिकली चलना है। बच्चों को सिस्टमेटिकली चलने के लिए ये वाला जो मेथड है हमने कहाँ से एब्जॉर्ब किया, ये हमने नेचर से एब्जॉर्ब किया। ठीक है, ये आपने नेचर से एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि नेचर भी जो होती है, छोटे से बच्चे को फ़ौरन खाना नहीं खिला सकते आप, उसके दांत ही नहीं होते। आफ्टरवर्ड जब उसके ये सारे गम्स बन जाते हैं तो उसके जो होते हैं टीथ जो होते हैं वो अपेयर होते हैं, फिर उसको थोड़ी सॉलिड ग़िज़ा देते हैं। तो ये हमने कहाँ से, जैसे ट्री भी होता है, अगर आप उसको ग्रो करें तो उसमें सनलाइट चाहिए होती है, वो अगर कोई चिड़िया आके वो सीढ़ी खा ले तो ख़त्म। ठीक है ना, अगर आपने पानी नहीं दिया तो वो ख़त्म। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या करनी होती हैं, आपने नेचर से अडॉप्ट की है। तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ऑब्वियसली उन्होंने भी नेचर से अडॉप्ट किया, और हम भी जो है वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि चाइल्ड को भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ वर्कशॉप नहीं दे रहे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों की ब्रेन का अंदर जो गलत कॉन्सेप्ट है, जो मिथ हैं, उनको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट दिस के फोकस, दिस के यू आर बिलोंग एंड यू कम फ्रॉम द मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट, यू कम फ्रॉम द कमर्शियल स्कूल, यू गो फॉर द होम स्कूलिंग। वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, हमारे लिए जो है सारी चीज़ें सही हैं और हम वही अप्रोच करेंगे जो बच्चों की बेटरमेंट के लिए होता है। उसमें चाहे हम मॉन्टेसरी से कोई चीज़ ले लेते हैं, कुछ नॉन मॉन्टेसरी से भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम जो है नेचर से लेते हैं। और हमारे इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ें तो हम लोग को पहले से ही पता है कि बच्चों से प्यार से, शफ़क़त से मुज़ाहिरा करो, सलाम करो। अगर बच्चा सलाम नहीं कर रहा, आजकल पेरेंट्स खींच के बच्चे को सलाम, बच्चे को सलाम, बच्चा बेचारा पीछे छूट जाता है और डर के मारे कि मम्मा भी अब डांट पड़ेगी, और मेरे गेस्ट भी मूड ऑफ करते हैं, तुम्हारे बच्चे ने हमें सलाम नहीं किया। भैया आप बड़े हो जाएं और आप करें। तो इस तरीके से ये चीज़ हम लोगों को अपने अंदर पेनिट्रेट करनी है। और बीइंग अ टीचर और बीइंग अ लेक्चरर और बीइंग अ मदर, यू हैव टू पेनिट्रेट दिस थिंग टू योर चिल्ड्रन एज वेल। अब हमने जैसे ये वाला लिया है तो इसके अंदर से पहले हम खुद, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द कैट्स। देयर आर 2 cats in this cart. This one is the fat. This one is little bit slim. This color, this cat color is yellow, and this is
Orange in color. Oh, little bit orange. Wow, this is very nice kite. And what can you see over there? How many eyes a cat have? There are 2 eyes. Oh wow, what is this? What is this on its face? What can you see on this face? अब खुद ही इंतज़ार मत करें बोले. Oh wow, I am watching whiskers on its face. The whiskers on the hair on the face of a cat is called whiskers. Oh yeah. Oh, so ये देखो, paws. There are 4 paws and a big tail of a cat. Wow. Cat eats milk. A cat drink milk and cat eats meat. Oh, I love this cat very much. Oh yeah, this is another cat. I like this too. It has also whiskers and a long tail. ठीक है ना, आपने ये बताया. अब आपने दोबारा भी बताया, फिर तीसरे दिन भी बता दी. नाउ अब आपको लगेगा कि हाँ चाइल्ड है. विच वन? इट्स द येलो कैट, क्योंकि आज आपने कौन सा पीरियड दिया है? सेकंड पीरियड दे रही. फर्स्ट दे दिया, 2 दफ़ा दे दिया. अब आपको क्या है? विच वन इज़ द ऑरेंज कैट. यहाँ आपने इसमें क्या रिलेट कर रही हैं? एक तो आप जो हैं वो रिपीट कर रही हैं और साथ में उसको असिस्ट भी कर रही हैं. रिलेट कर रही हैं ऑब्जेक्ट से. क्या बता रही हैं? ऑरेंज का नाम याद करा रही हैं, कैट भी बता रही हैं. और सी द विस्कर्स, दोबारा विस्कर्स का नाम लिया और पॉइंट आउट भी कर लिया. यानी कि आप क्या कर रही हैं? रिलेट कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं. और ये कौन सा पीरियड चल रहा है? सेकंड पीरियड चल रहा है. ठीक है. अब जब आपने 2-3 दफ़ा बच्चे ने सही बता दिया, अगर उसने ये बता दिया तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या करेंगे? दोबारा से फर्स्ट पीरियड पे चले जाएंगे. ठीक है, उसको करेक्ट नहीं करेंगी, फर्स्ट पीरियड पे चली जाएंगी दोबारा से और उनको समझाएंगी कि यानी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन थी उसको थोड़ा लेस कर लेंगी. आज पॉज नहीं बताएंगी, सिर्फ विस्कर्स बताएंगे. इसका क्या मतलब है? आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरे चाइल्ड की जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की थोड़ी सी लेस है, तो मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे उसके अंदर थोड़ी एफर्ट की ज़रूरत. एट दिस टाइम क्या होगा? डायरेक्टर्स नीड क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन. इस टाइम जो होगा उसको क्या ज़रूरत होगी? क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर ऑब्ज़र्व करने की. ठीक है, इस तरीके से आपने उनको करना है. आप बाय द टाइम आप फील करेंगी कि चाइल्ड जो है वो एक दिन खुद ही से इसको समझाएगा. तो अब आप उससे, जब आपने उसको 2-3 दफ़ा पूछ लिया, अब आप उसको क्या देंगी? कॉन्फिडेंस देंगी. ठीक है ना, आपने देख लिया कि चाइल्ड कर रहा है, तो आप उससे आप क्वेश्चन कर सकती हैं. आप उससे ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि हाँ, वेयर इज़ द, what is this? What is the color of this cat? What is the color of this cat? How many cats are here? Do you know what it called? देखें, अब ना विस्कर है और ना ही कोई बॉडी पार्ट है. आप क्या कर रही हैं? उसका असिस्ट कर रही हैं. ठीक है. Can you touch the orange cat? Can you touch the orange cat? Can you tell me what is on its face? हाँ, बच्चे, इसका क्या मतलब है? चाइल्ड ने बहुत ही अच्छे से सब समझ लिया है और हम उसका अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप इंडिविजुअली लेके देख लें उसको या फिर आप ग्रुप में लेके देखें. ठीक है, तो उसके लिए आप एक रियल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकती हैं कि अब ज़रूरी नहीं है फ्लैश कार्ड से आपने बहुत दफ़ा दिखा दिया है, तो आप उसके लिए एक रियल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकती हैं. जैसे ये हमारे पास बॉल है, तो अब आप इसको ये भी कर सकती है इस तरीके से. रियल है ना ये, तो रियल में आप पूछ सकती है, दिस इज़ अ येलो बॉल, इट इज़ राउंड इन द शेप, इट इज़ राउंड इन द शेप, दिस इज़ अ येलो बॉल. ओके, एंड इट इज़ अ स्मॉल बॉल, आई कैन होल्ड इट विथ माई हैंड्स, बोथ हैंड्स. ओके, सही है. इस तरह से 2-4 चीज़ें. क्यों? आपको इसको लंबा करना है. ठीक है ना, आपको खुद ही बढ़ानी है बात को, एक्सटेंड करनी है थिंग को, और उसमें हर जुमले में एक नया वर्ड देंगी. तो ये आप क्या कर सकती हैं? रियल ऑब्जेक्ट से भी बच्चों को दे सकती हैं. ठीक है. फिर आपने 2-3 दफ़ा दे दिया. अभी आप किसी भी दिन बहुत सारी बॉल्स लेकर आ गए, सारे बच्चों को दे दिया. अब देखते हैं कि बच्चे क्या बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं. या फिर आप वो समझा देंगे. अगर कोई 2-3 बच्चे अच्छे होंगे, वो कह सकते हैं दिस इज़ अ बॉल और ये सारा कुछ, तो वो रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे गेम्स होते हैं,
आपने येलो बॉल लिया, पिंक लिया, ग्रीन लिया, सब बच्चों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस छोटे वाले यू कट द कलर स्ट्रिक्स, आपने छोटे स्ट्रिप कलर करे तो ये आपने उनको दे दी। कैन यू मैच द कलर, कैन यू मैच द कलर विद द बॉल। वो बच्चे जो है वो स्ट्रिप लेके भागेंगे, चाहे आप सामने रख दें, चाहे वो येलो देखेंगे तो वो जो है उसको मैच कर लें। तो ये भी क्या हो गया, एक उनकी एक्टिविटी भी हो गई और आपको। ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं। किसकी, आप उसको वोकेबलरी भी दे रहे हैं और हर चीज़ की आप इनडायरेक्ट तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ पर आएंगे कि जैसे रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो गया और ये कार्ड्स के थ्रू हो गया, स्टोरीज़ के थ्रू हो गया। नाउ अब हमें चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि किस चीज़ से क्या स्टार्ट होता है। इसके लिए हमारे पास साउंड्स होते हैं, वो हम बहुत सारे साउंड्स जो हैं इस तरह से लेके बच्चों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप बड़े कर सकते हैं, आप चाहे सबसे पहले का देंगे, क्योंकि मॉन्टेसरी के अंदर हम का से ही शुरू करते हैं। वाई वी स्टार्ट फ्रॉम का से क्यों देते हैं हम, बताएं, किसी को है नहीं आइडिया? फॉर्मेशन सिंपल होती है, फिर उसके बाद कौन सा साउंड देंगे। अब हमारे बच्चा जो है इनडायरेक्ट में थोड़ा सा रेडी हो गया, हमने उसको बुक्स दे दिया। बिसाइड ऑफ ऑल दिस थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने उसको सर्कल बनवाया, सर्कल बहुत दफ़ा बनवाया, उसको बोर्ड दिया, उससे कहा कैन यू मेक अ सर्कल, तो वो उसको ऐसे वाइट बोर्ड के ऊपर सर्कल बनवाया। सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल वे बेस्ड ऑन द कर्व लाइन। सर्कल की लाइंस क्या होती है, कर्व लाइन होती है। तो उसको ऑलरेडी उसकी क्या हुई, फाइन मोटर्स स्किल की प्रैक्टिस हो रही है। ये क्या हो रहा है, ये गोल गोल जो हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये हम किसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, फाइन मोटर। यू नो दीज आर कॉल्ड फाइन मोटर्स। ये रिस्ट की मूवमेंट और फिंगर्स की मूवमेंट क्या है, फाइन मोटर्स। और ये जो हमारे हाथ और टांगे हैं और जो हम बच्चे भागते हैं वो क्या है, लार्ज मोटर स्किल्स। जब बच्चे भागेंगे दौड़ेंगे तो क्या होगा, उनकी किस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, लार्ज मोटर की, उसकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं। लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो विद द राइटिंग स्किल्स। हम राइटिंग स्किल्स पर काम कर रहे हैं आज, तो हम उसको ही फोकस करेंगे, ठीक है। आप में से कोई ये बताएं, और फाइन मोटर स्किल्स की और भी होती हैं, क्योंकि हम मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट में तो खाली हम बच्चों को राइटिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम उसको इनडायरेक्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन में प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, और वो किस पर बेस करती हैं, होम एक्टिविटीज़ पर बेस करती हैं। होम एक्टिविटीज़ जैसे घर के काम होते हैं छोटे छोटे, वॉशिंग अ टेबल, डस्टिंग अ टेबल, squeezing a napkin, folding napkin, rolling a mat, unfolding a mat, whatever, जो भी छोटे छोटे वर्क होते हैं और जिनका रिज़ल्ट फ़ौरन आए और जिसके अंदर बार बार मूवमेंट जो है वो वाली अगेन प्रैक्टिस हो, तो वो क्या होती है, वो भी आपके फाइन मोटर्स को डेवलप करने में यूज़फुल होती हैं। जैसे आपने बच्चे के लिए एक टाइम पीरियड बना लिया, सुबह का सर्कल ले लिया, जहनी तौर पे उसको तैयार कर लिया, अब आपने उसका मटेरियल वर्क स्टार्ट कर दिया। उस मटेरियल वर्क के अंदर आपने देखा कि वो जो है मॉन्टेसरी का टाइम है, उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख ली जो प्रैक्टिकल लाइफ से मिलती हैं, और क्योंकि बहुत सारे मॉन्टेसरीज़ में यही कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ें हैं, तो लेकिन इन चीज़ों की तैयारी में आपको कौन से 3 एलिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। वो एलिमेंट्स क्या हैं, एक तो वो सिंपल हो, एक उसका रिज़ल्ट फ़ौरन आए, और दूसरे उसके अंदर जो भी मूवमेंट हो वो अगेन हो। वाई बिकॉज वी आर गोइंग टू डू फॉर द प्रैक्टिस। हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, हमें वो चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड यू नो द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हम उसको ऊपर नीचे करवाना है हमें, तो हमें स्ट्रोक्स करवाना होगा, कलरिंग करानी है तो हमें जो है उसको ऊपर नीचे स्ट्रोक अप एंड डाउन कराना होगा। और जो है हमें जो है उसकी डॉट टू डॉट पे ट्रेस करना होगा, तो हमको बार बार डॉट टू डॉट गो देयर, डॉट टू डॉट, यू हैव टू से। तो आपको क्या करना है, बच्चे के साथ बोलना ही बोलना है, ठीक है। ये नहीं मुँह बंद करके बैठे कर लो, क्या हो गया, मूड ऑफ,
ऐसे तो बेकार है। फिर तो आप ऐसा करें कहीं और ही चले जाए, मॉन्टेसरी में मत जाए, ठीक है। ये मेरा आपको एडवाइस है कि आप फिर इस तरह अगर पेशेंटली और हंसी मजाक करते हुए बच्चों को नहीं पढ़ा सकते और घर से थके हारे आ दें तो बेकार है। आपको आप ऐसे करें किसी पे हॉस्पिटल वगैरह की जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह होती है ना, वो तो काफ़ी थकी हुई होती है ना वहाँ तो, इसलिए अगर आप इतने थके हुए मूड में बच्चे से कहेंगे लिखो लिखो, नहीं, आप उसको बोलते रहें। आपको क्या बनना है, हाँ, लाउड स्पीकर, लाउड नहीं, आप प्यार से पढ़ाना। लाउड तो बिल्कुल ही नहीं ना, बहुत ही ज़्यादा प्यार से स्वीट आवाज़ में बात करें, ठीक है ना। स्वीट आवाज़ जो होती है वो खुद ब खुद ही बच्चों को खींच लेती है। हमें कोई वो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट टीचर थोड़ी बनने हैं, हम भी याद है मॉन्टेसरियन। जब भी आप कोई वर्कशॉप लेंगे अर्ली चाइल्ड का लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, वी आर मॉन्टेसरियन। हम तो बच्चों के साथ काम करते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमारे दिल में लव नहीं होगा, बच्चों की केयर नहीं होगी तो हमारे लिए डिग्रीज़ वगैरह सर्टिफिकेट्स बेकार है। वाई डिड यू गैदर हियर, आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? आप लोग माशाल्लाह सब लोग अच्छा पढ़े हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं बच्चों के लिए मोहब्बत में गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सैटरडे भी लगा रहे हैं। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू पॉलिश योर स्किल्स एज वेल। तो ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है बच्चों से, तो इसको जो है वो आप फैलाएँ, ठीक है, और इसको और जगह पे पेनिट्रेट करें और ऐसा कोशिश करें, ऐसा सीख के जाएं कि जो लोग नहीं आए उनको आप डिलीवर कर सकें, ठीक है ना, ताकि आपको उनको भी पता चले कि आप जहाँ पे भी गए वहाँ से कोई अच्छी चीज़ लर्न करके अब मैसेज को वायरल करें, ठीक है। ये मत कहें कि यहीं आओ, आप वहाँ से सीख कर जाएँ और फैलाएँ इसको, ठीक है ना। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपने लर्न किया। अगर आपने लर्न किया, आपने अपने अंदर डाला और आपने कहीं और अप्लाई किया तो ये एक तरह से क्या हो गया, बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। तो बच्चों की हर एक्टिविटी के साथ आपको बहुत बोलना है और इसके पीछे आपका क्या फोकस है, यू हैव टू गिव द वर्ड्स, आपको उनको वर्ड्स देने, ठीक है। ये और उर्दू में भी देते हैं, लेकिन क्योंकि नर्सरी और मॉन्टेसरी क्लासेस के अंदर इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस का भी प्रेशर होता है, तो आगे जाके कोशिश यही करें कि उनको शुरू से ही जो डायरेक्शन दें तो उनको बताएं, ओके। तो अब ये जो आपने ये देंगे, सर्कल्स बनवाएंगे, बार बार सर्कल बनवाएंगे, तो आप कहें ओ गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड है तो उसको सहन में आ गया राउंड बनाना, ठीक है। अब से इल बनाना है तो आपने स्ट्रेट लाइन उससे बहुत दफ़ा बनवाई, ठीक है। तो आपने उसके लिए सैंड पेपर एक्टिविटी रख ली, तो उसमें स्ट्रेट लाइन बना रहे तो आप पीछे खड़े हो गई 4 बच्चों को लेके, गो डाउन एंड डाउन, 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 ठीक है। गो अप, गो स्ट्रेट, गो अपवर्ड्स, गो अपवर्ड्स, गो अपवर्ड्स, गो राउंड एंड राउंड, गो कर्व, गो कर्व, गेट कर्व, गेट कर्व। ये क्या बन रहा है, का बन रहा है। और जो है वो क्या बन रहा है, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसमें ये क्या होगा कि ये जो है ओ बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरह आपने करना। नहीं, करेक्ट एज तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मम्मी घर में प्रैक्टिस कराती हैं। वैसे कोशिश यही करें कि अब जैसे 2.5 के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों की फ़ीस वगैरह दी है, तो आप उसको का, इल, ओ वगैरह इस तरह बनाएं। इसके साथ आपने इनडायरेक्टली प्रिपरेशन करनी है, उसमें आपने स्टोरीज़ वगैरह करानी है, राइम्स करानी है। राइम्स में भी आप कैसे राइम्स कराएंगे, जैसे अगर आपने पार्ट्स ऑफ अ ट्री कराया है तो आप पार्ट्स ऑफ अ ट्री जो है वो अच्छे से याद करेंगी, खुद एक ट्री बन जाएंगी, बच्चे बन जाएंगे ट्री, और उसके अंदर आप जो है कोई अच्छी सी राइम याद करेंगी तो उनको बता दिया, जैसे पार्ट ऑफ अ ट्री है। ये वाली स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्हेन मिस उरूज विल टेक द उर्दू क्लास। एट दैट टाइम आई विल राइट हियर योर स्ट्रेटजीज़ एज वेल, सो डोंट गेट वरी अबाउट दैट कि हमारा कुछ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आई एम गिविंग यू द वर्बल डेफिनेशंस एंड प्रैक्टिसेस एज वेल। आफ्टरवर्ड व्हेन मिस उरूज विल टेक द क्लास, उर्दू की क्लास मिस लेंगी तो मैं यहाँ पर आपके लिख दूँगी, देन यू पीपल कैन कॉपी डाउन इट, ओके। तो आप परेशान ना हो कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको छूट जाएगी, डोंट वरी।
अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने बताया आपको कि इंडायरेक्ट आपने तैयारी करा ली बच्चे को, अब आप उसको स्टोरीज पे ले आई, फिर ट्रांसक्रिप्शन पे ले आई, फिर 3 पीरियड लेसन इंट्रोड्यूस हो गया। उसमें आप नंबरिंग के थ्रू भी करा सकते हैं, वो नंबर भी आप 3 पीरियड लेसन के थ्रू कराएं, और उर्दू भी करा सकते हैं। ये क्या है, अली बे, ये आपका अभी वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें आप कि आपको इसको इस तरीके से कराना है। ओके, अब हमें क्या है, हम का, इल और औ जो है आप कह रही हैं ना कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो हम करा सकते हैं, तो वो आप इस तरीके से करा सकते हैं। ये आप बार बार पहले सैंड पेपर पे कराएंगी, फिर सैंड पेपर लेटर पे कराएंगी, और अगर आप चाहें तो एक ट्रे होती है या सैंड ट्रे होती है या राइस की ट्रे होती है, उसमें आप करा सकती है, और उसमें बच्चों से फिंगर लेके बार बार का लिखवाएं, इल लिखवाएं। लेकिन हर बार क्या होता है, व्हेन द चाइल्ड मूव दिस थिंग हिज फिंगर ऑन दिस, तो आप क्या करेंगी, यू हैव टू से, because when he will working with the sand, at that time he is using his mind and the hand, so at that time you will give the vocabulary. Oh, this is sand. Today we are going to work with sand. Today we are going to have a sand activity. We are going to do the sand activity. This is a sand area. This is a sand area. This is activity. Let's we start. अब ये आपके अपने माइंड में एज ए डायरेक्टर्स, आपके अपने माइंड में आप उसको नंबर का दे रही हैं, या का, इल, औ दे रही हैं, साउंड्स दे रही हैं, या क्या दे रही हैं, ठीक है। तो आप उसे 1 भी करा सकती हैं और 2 भी करा सकती हैं। तो जब आप 2 देंगी सेंस में, तो आप क्या बोलेंगी, गो अराउंड sitting down, this is 2, put your finger on this, then go around and sitting down। अब ये इतनी दफ़ा उसने कर लिया है यहाँ सेंड में, तो क्या है, उसको याद हो गया। When he will come on the paper, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको फिर आपको ज़रा परेशानी होगी कि बच्चे को मैं लिखवाऊँ कैसे। बार बार इन द एयर भी आप ऐसे कर सकते, गो राउंड एंड सिटिंग डाउन, गो राउंड एंड राउंड, गो राउंड एंड राउंड। तो क्या है, तो बच्चे का थोड़ा सा असेसमेंट भी हो जाएगा, उसका इमेजिनेशन भी अच्छा होगा, और उसमें भी आप उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें अप्लाई कर सकती हैं। जैसे आप कह सकती हैं, वेयर आई एम गोइंग, ऐसे करके, आई एम गोइंग टू अप स्टेयर, ऐसे करें बच्चों को सिखाने के लिए, खुश करने के लिए। आई एम गोइंग टू अप स्टेयर, नाउ आई एम गोइंग टू डाउन स्टेयर, ऐसे करें, ठीक है। इस तरह की आई, ये फिंगर प्ले है, इसमें आप बच्चों को एकदम से उनकी आइज़ वगैरह जो है वो खुल जाएंगी, और तो खुद भी कोशिश करेंगे। अगर वो इन पिंसर्स को यूज़ कर लें, तो इसका क्या मतलब है, यू हैव अचीव्ड योर गोल, आपने अपना गोल को क्या किया, अचीव कर लिया, बिकॉज यू हैव अ गोल टू गिव हिम द स्किल एंड ब्रश देयर फाइन मोटर स्किल। और ये सब क्या है, फाइन मोटर स्किल। जो भी काम रिटिन का होता है, कलरिंग का होता है, और ट्रेसिंग का होता है, ये कौन सा है, ये गो थ्रू करता है बच्चा किसकी तरफ, राइटिंग की तरफ जा रहा है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे स्टेप्स, ठीक है। पहले हमने सैंड एरिया में देते हैं, फिंगर इन द एयर देते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, वो बताते हैं, ऐसे कर लें, ये करें, हाँ ये करें, ये करते हैं, तो इसी को खोल के दीजिए ठीक है। तो ये करें, बार बार करें, और बच्चों को बताएं, और ख़ुद भी अपना माइंड यूज़ करें। आप इसमें डोंट गो विद द, आप कोई ऐसे उस पर मत जाएं कि मैंने यही करना है, बच्चे यही करेंगे। आप अपना माइंड यूज़ करें। आप क्या हैं, डायरेक्ट्रेस हैं, और आप एक टीचर हैं मॉन्टेसरी की, तो आपको क्या करने हैं, अपनी ब्रश करनी है अपनी स्किल्स, और अपना माइंड भी यूज़ करना है, ठीक है। उनके सेंसेस को पॉलिश करना है, अपने सेंसेस को बढ़ा के। जब आपके सेंसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, तभी तो बच्चे के सेंसेस को आप पॉलिश करेंगे ना। आपका गोल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी को पॉलिश करना, उसको ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना, बैलेंस पर्सनैलिटी के अंदर उसकी हेल्प करना। कभी भी आपका काम ये नहीं है कि आप जो है करेक्ट कर रही हैं चाइल्ड को, और आप जो है ना नॉलेज दे रही हैं चाइल्ड को, नहीं, आप क्या कर रही हैं, उसकी हेल्प कर रही हैं। क्यों, कि वो अपना काम खुद से करे, ठीक है।
ये सब चीज़ें। फिर आप उस पर साउंड्स पे आ जाएंगे। आप किस पे आएंगे? साउंड्स पे आएंगे। आप यहाँ पे ऑलरेडी साउंड्स पे आ चुके हैं। इल, का, ओ। इल, का और ओ हम इसलिए देते हैं कि दीज लेटर्स जो होते हैं, एक तो ये आसान होते हैं, ऊपर से हर अल्फ़ाबेट के अंदर इन्हीं की मदद की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप डा बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे? जैसे ये है, डा है, तो अगर आपने इसको का बनाया और फिर तो का उसको आता है बनाना, आपने क्या किया? उसकी मूवमेंट कम कर दी ना, तो आपने उसको ये सिखा दिया। फिर इल आपने इंडिविजुअली सिखा दिया उसको, तो दो चीज़ें आपने उसको सिखा दी। व्हेन यू मिक्स द थिंग्स, जब आपने इनको मिक्स किया, इट विल बी ईजी फॉर हिम, तो आपने उसको आसान कर दिया। जैसे बच्चे के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी पहले कैरिंग अ चेयर होता है, खाली वो कैरिंग अ ट्रे होता है, तो वो एक ट्रे लेकर आया, उसने उठाया, गेट मी अ पेपर, उसने पेपर दे दिया। तो ये क्या है? बोथ हैंड आर यूजिंग ना, और वो आपकी सुन भी रहा है। इफ़ ही लिसन एंड ही स्टार्ट टू फॉलो यू, इट मीन ही इज़ ऑन द वे ऑफ नॉर्मलाइजेशन। वो किस पर आ गया? नॉर्मलाइजेशन पर आ गया। नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि चाइल्ड जो है वो एबनॉर्मल था तो अब नॉर्मल हो गया। नो नो, इसका मतलब क्या है कि ही इज़ रेडी टू लिसन, ही इज़ रेडी टू फॉलो, ही इज़ रेडी टू गेट फॉरवर्ड। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर अपने उसमें करना है। जैसे मिस आप बताएं। आ गया, हमने उनको राइटिंग के लिए हाथ रेडी हो गया, प्रैक्टिकल लाइफ ने उसकी हेल्प कर दी, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस भी तैयार हो चुकी है। तो क्या होगा? अब हम उसको फर्दर लेके चलेंगे। अब जब आपने उसको बेसिक मूवमेंट दे दी है तो अब आप उसको ऑर्डर में भी ले आएंगी। इल, ओ, का, हा दे दिया, अब हम उसको ऑर्डर में ले आएंगे। जहन में रखें कि जब आप उसको ऑर्डर में लाएंगी तो आप क्या करेंगी? उसको 3 लेटर वर्ड्स के ऊपर भी ला सकती हैं फोनेटिक में। सही है? सब कहेंगे या 2 नहीं 3, क्योंकि 2 का कोई मतलब नहीं होता, 2 लेटर्स का जो होता है वो कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर आप 2 लेटर्स वर्ड में देंगे, एट बोल रहे हैं ना, इसका कोई वर्ड का मतलब है नहीं। लेकिन अगर आप क, एट, कैट बोलेंगे तो का आप पहले करा चुके हैं, ए भी करा चुके हैं और टा भी करा चुके हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा चाइल्ड का तो आपको पता होना चाहिए कुछ वॉवेल्स और कुछ कॉन्सोनेंट जिनसे 3 लेटर वर्ड्स बन सके, उनसे आपको फोनेटिक 2 लेटर वर्ड से पहले इंट्रोड्यूस करें। ठीक है? और वो कैसे करेंगे? अगर आपको लगता है चाइल्ड इज़ एबल टू राइट तो आप राइट में भी दे सकते हैं, और इफ़ यू फील दैट द चाइल्ड नीड्स मोर एफर्ट्स तो फिर आप उसको और प्रैक्टिस देंगे। ठीक है? लेकिन ये 3 लेटर वर्ड्स जो हैं वो पहले देते हैं 2 लेटर वर्ड्स से पहले, क्योंकि 2 लेटर वर्ड्स का अपना कोई मतलब नहीं होता। जैसे आई पी इप हो गया, इप हो गया, और ओ एन ऑन है, लेकिन ओ एन ऑन जो है वो फोनेटिक नहीं है, वो क्या है? पजल वर्ड है, क्योंकि उसमें ओ एन ऑन कह रहे हैं हम, ऑन नहीं कह रहे हम। और एट भी जो वर्ड तो बन रहा है एट, बट ये क्या है? देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ एट। ये क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू गिव द 3 लेटर वर्ड्स। 3 लेटर वर्ड्स के लिए यू हैव टू इंट्रोड्यूस देम इन, यू कीप इन योर माइंड द रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड दैट यू हैव टू गिव देम सम वॉवेल्स विद द कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स के साथ कॉन्सोनेंट देंगे ताकि आपके वो फोनेटिक वर्ड्स आराम से बना सके। जैसे अगर आपने उसको ए भी दे दिया, टा भी दे दिया और का भी दे दिया, इफ़ द चाइल्ड नोज कि ये क्या है तो आप इसको आप ये क्या है? आपने इसको हॉट है, ये सही है। आपने इसको क्या दिया हुआ है? का भी दिया, हा भी दिया हुआ है चाइल्ड को, ओ भी दिया हुआ है, ट भी दिया हुआ है। तो यू कैन आस्क स्टूडेंट व्हाट इज दिस? बच्चा चकअप भी कह सकता है, बट यू कैन से हॉट, इट्स अ हॉट। यू कैन सी स्मोक, यू कैन सी स्मोक, इट मीन्स इट्स वार्म, इट्स वार्म। सो आप क्या बोलोगे? इट्स वार्म, इट मीन्स इट्स हॉट, इट्स हॉट। आप पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने उसको पढ़ाना है। हॉट, इट्स हॉट। तो आप कहेंगे कैन यू राइट हॉट?
कैन यू राइट हॉट? तो इसके लिए मॉन्टेसरी के अंदर डायरेक्ट अगर आप लोग कमर्शियल स्कूल से हैं तो आप जो हैं किस पे जा सकते हैं, राइटिंग पे जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, अभी लिख नहीं पा रहा, तो उसको क्या करेंगे हम, मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स देंगे। मॉन्टेसरी में मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स बच्चों को इनडायरेक्ट प्रिपरेशन के दौरान देते हैं। यहाँ पे अगर हॉट का है तो हॉट की कोई पिक्चर या ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इसमें तो पानी नहीं है तो ऐसा करते हैं कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये जैसे ये क्या है, लिड। लिड कैसे, कैप भी कैसे कैप कह लेते हैं क, तो हम क्या करेंगे, दिस इज कैप, क, इट बिगिंस विथ क, इट बिगिंस विथ क। आपने क्या किया, इसमें से का ढूंढा, इट बिगिंस विथ क, ठीक है। क, कैप, क, ए, व्हाट कम्स आफ्टर क, ए। अभी आप बच्चे को क्या बोल रही हैं, आप फर्स्ट पीरियड लेसन के थ्रू पढ़ा रही हैं तो आप बच्चे से पूछेंगी नहीं, बल्कि आप खुद ही से बनाएं, क, ए, हाँ ए, क्या, क, ए, प। उसके सामने प्रिटेंड करना है कि एनालिसिस करना है वर्ड का। एनालिसिस मतलब हर चीज़ अलग अलग सुनी जाए, और आपको इंट्रोड्यूस बच्चे को फोनेटिक करना है। फोनेटिक की एक क्वालिटी होती है कि वाई फोनेटिक, फोनेटिक की ये क्वालिटी होती है कि फोनेटिक में हर लफ्ज़ जो है वो अलग अलग सुनाया जाता है। कैप, 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 प, द प इज़ द लास्ट, ठीक है। इस तरह से आपने उसको, क्योंकि उसका हाथ इज़ नॉट रेडी बट द माइंड इज़ रेडी, क्योंकि आपने उसको इनडायरेक्ट किया हुआ है, आपको पता है बच्चा अभी इस काबिल नहीं है, तो आप उसकी साथ साथ तैयारियाँ करा रही हैं, उसको डॉट टू डॉट दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, बट द ब्रेन इज़ रेडी कि वो एनालिसिस कर रहा है, वर्ड्स को सीख रहा है। और वर्ड्स को सीखने में आप इसीलिए उसको फोनेटिक वर्ड दे रही हैं क्योंकि वो अलग अलग साउंड करा चुकी हैं, आप का दे चुकी हैं, ए दे चुकी हैं, प दे चुकी हैं, विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्ट बोर्ड, विद द हेल्प ऑफ द वोकेबलरी बैंक, विद द हेल्प ऑफ द फ्लैश कार्ड, आप सब दे चुकी हैं। आप डायरेक्टर से आपको पता है बच्चे का रिकॉर्ड ये। नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर, नाउ वी कम ऑन द राइटिंग एंड द रीडिंग एज वेल। अब हमें क्या टाइम है, हम इन दोनों को इमर्ज कर रहे हैं, तो हमने ये वाला दिया और ये था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे बच्चे के हैंड्स जो हैं दे आर नॉट रेडी। अब इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख लिए, कप रख लिया, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स हम क्या करेंगे, टैग है, अब बच्चे को भी करना आ सकता है, खुद भी करेंगे। टैग, प, प, इट बिगिंस विथ प, इट बिगिंस विथ प, ए, प, ए, ग, प, ए, ग, प, ए, ग, ओ, ए, प, ए, ग, प, ए, ग, प, ए, ग, Poega. Can you read faster? Can you read faster? Poega. Child ने तो इंडिविजुअली देखा हुआ है ना, तो I will tell him, let me try to read fast. Poega. Child will also repeat after me. Then he will say, Poega, Poega. I say, can you read faster? Can you read faster? Poega, 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 Poega. Pack. एकदम से क्या होगा, और एकदम से उसके मुंह से पूरा पैक बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अलग अलग साउंड मिलकर एक वर्ड बन गए। दैट्स वाई वी आर गिविंग दिस फोनेटिक वर्ड। ओके, आप कह रहे थे ना 2 लेटर वर्ड, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड टू गिविंग द फोनेटिक वर्ड। जी जी, कोई बात नहीं। देखिए स्कूल्स के ना हम लोग खिलाफ नहीं, स्कूल्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो आप लोगों को जॉब देते हैं, आप लोगों को सैलरी देते हैं, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट दैम, बट ये कि सही तरीका सबको आना चाहिए। आफ्टरवर्ड इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह। अब मैं तो वर्कशॉप में स्कूलों के हिसाब से नहीं पढ़ाऊँगी ना, मुझे तो आप लोगों को एक सही बात बतानी है, ठीक है। तो वो आप देख लें, अगर आप उसे अप्लाई करें और अपने एडमिन को कन्विंस कर सकें, इट्स वेरी नाइस कि आप एक अच्छा तरीका
तरीका लेकर जाए ना, आप गलत उसमें चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना ही पड़ता है। अच्छा, अब आपको ये तो इस तरह करा दिया, लेकिन हर जगह ये नहीं होता, तो अब आप इसको कॉपी पे भी करा सकती हैं। कॉपी पे एनालिसिस कराना तो मना नहीं होता स्कूलों में। हाँ, तो ये भी तो समझिए ये ऑब्जेक्ट है। आफ्टरवर्ड इसका सेकंड वो, जी हाँ, आफ्टरवर्ड इसका क्या आ जाएगा सेकंड वो, कि यहाँ पर पिक्चर कार्ड रख देंगे, ठीक है। इसका जो होता है ये तो रियल ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पिक्चर कार्ड रख देंगे। अब पिक्चर कार्ड में और ज़्यादा आसानी होती है तो वो कर लेंगे। तो बाज़ अवत तो ये भी होता है, रीडिंग कार्ड भी बने हुए होते हैं और पिक्चर कार्ड भी बने हुए होते हैं। पिक्चर कार्ड बना हुआ है और रीडिंग कार्ड भी बना है, दोनों को भी मैच करना है, ये भी एक एक्टिविटी होती है। अब आप कॉपी का कह रही हैं, कॉपी का कह रही हैं तो आप इसके अंदर आप एक लाइन बना दें, लेकिन आपको देना क्या है, फोनेटिक वर्ड ही देना है। फोनेटिक वर्ड ही देना है। कब बना दें आप, जो है वो हेड बना दें, कुछ भी बना दें, जो आपका स्कूल बोले वो बनाए, ठीक है। आइस नहीं बना सकते क्योंकि आइस जो होता है वो फोनेटिक वर्ड नहीं है, ठीक है। फोनेटिक वर्ड वो होता है जिसमें हर चीज़ को बच्चा एनालिसिस करके पढ़ाए। जब आप साउंड और फोनेटिक पढ़ते हैं तो फिर आपको उसी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फोनेटिक वर्ड्स जो होते हैं, जब आप साउंड दे रहे हैं तो आप फोनेटिक वर्ड देंगे पहले, और जब आप फोनोग्राम्स पे आ गए यानी ब्लैंक्स पर आ गए फिर आप पजल वर्ड दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने ये करा दिया, आपने साउंड दिया, तो आप जो है फोनेटिक वर्ड देंगे। अब उस फोनेटिक वर्ड जब उससे बहुत अच्छे से करने आ गए, अब आप उसको फोनोग्राम्स दे सकते हैं। फोनोग्राम्स क्या होते हैं, व्हेन वी राइट टू, अभी हम उसको फोनोग्राम्स देंगे, ताकि फिर जैसे ये बीच में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे कूल, रूम, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उन्हें, बच्चा तो शुरू से फोनेटिक पढ़ रहा है, साउंड्स पढ़ रहा है, तो अचानक हम उसको कैसे कूल दे दें, वो तो कहेगा का, ओ, ल, कॉल, ऐसे बोलेगा ना, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही तैयारी कराई हुई है। लेकिन अब हम उसको एक तरीका बताएंगे। अब हम उसको बोलेंगे कि या टुडे, ये देखिए हम आपको एक नए तरीके से भी काम करते हैं। जब आपने देख लिया फोनेटिक कर रहा था, वो कर लिया, अब हमारा उसको है और हम फर्दर जाएंगे। तो फर्दर में ज़ाहिर है बुक्स के अंदर तो डिफरेंट वर्ड होते हैं, सब फोनेटिक की बुक्स तो नहीं होती, तो अब हम उसको फोनोग्राम्स जो हैं वो बताएंगे। फोनोग्राम्स में जैसे अगर आपको बहुत से स्कूल पहले ओ कराते हैं, करेंगी, आप उसको बोलेंगी ये पढ़ें, तो वो कहेंगे, उन्हें तो पढ़ना आता है ना, वो कहेंगे का, ओ, कॉल। आप कहेंगी, मैडम अगर आ गई तो कहेंगी आपने से ये पढ़ा है, तो आप क्या करें, आप उसको वक्त से पहले ही बताएंगी कि ये देखिए टुडे वी आर गोइंग टू रीड, दिस कॉल्ड का, ओ, बट when we write two or together they make a new sound, it's called oo, it's called oo। इस तरह बताएं, क्योंकि हम मॉन्टेसरी में हमें हर चीज़ एक्शन के साथ करनी है, तो हम कहेंगे when we write two or together and we make them write together, they make cool, they make the sound of oo, they make the sound of oo। so आइंदा से हम इसको क्या पढ़ेंगे, when we write them together we will call them ऊ, का, ऊ, ल, कूल, का, ऊ, ल, कूल। ये क्या है, ये एक स्पीडी रीडिंग है, क्योंकि बच्चों को अलग अलग से पढ़ाने के बजाय COOL, कूल के बजाय क्या पढ़ाएंगी आप बच्चों को, का, ऊ, ल, कूल, का, ऊ, ल, कूल। आपने बता दिया कि व्हेन वी राइट टू और टुगेदर दे मेक अ साउंड ऑफ ऊ। इस तरह से उसको बहुत बताएं, फिर उसके लिए एक रीडिंग कार्ड बनाएं, उस रीडिंग कार्ड को जगह जगह लगाएं और फिर उसको एक पैराग्राफ दें आगे।
ताकि आप उसको जब हर तरह के ऊ वर्ड उसको कहें, फाइंड द ऊ वर्ड, ये एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों को मेमोराइज कराने के लिए। एक बार कॉपी के पेज पर देने से कुछ नहीं होता। इफ़ यू विल गिव दिस सजेशंस टू योर एडमिन एज वेल, दे विल लाइक ऑल्सो, और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन द एडमिन यू हैव टू यूज़ दिस थिंग्स। ओके, तो ऊ दे दिया। अब आपको आगे बढ़े। अब इसका क्या है एडवांस, पहले तो आपने इसको अलग से समझा दिया। अब ये कॉपी में देना है। कॉपी में भी आप इसको ऐसे देंगी, मगर ये 2 लेटर्स किस में लिखेंगी, डिफरेंट कलर्स। क्यों लिखेंगी, ताकि आप इसको प्रोमिनेट करेंगी। और यहाँ पे लिखेंगी ऊ। मैंने देखा बहुत से स्कूलों में लिखते हैं ऊ वर्ड्स, ऊ वर्ड नहीं होते, ऊ साउंड वर्ड होते हैं, क्योंकि इनकी साउंड ऊ निकल रही है ना, तो इसलिए ये ऊ वर्ड थोड़ी है, ये ऊ साउंड वर्ड है, यानी ऊ की साउंड वाले वर्ड। समझ आ गया। इसी तरीके से जब आप ई लिखेंगी, ये भी होता है ना, तो इसे कहेंगे फील, सीट, तो ये भी क्या होगा, आप इसको कहेंगी टुडे वी विल गो टुगेदर। व्हेन वी राइट 2 ई टुगेदर दे मेक अ साउंड ई। When we write 2 e together, they make a sound e. सही है, आप इस तरह बोलेंगे। And we have to stretch the word e. We will not say eh. When we write 2 eh together, it make a sound of e. It make a sound of e because they keep a bond between them. इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया और इनकी एक नई साउंड बन गई है। They are be a friend. मैंने बहुत से स्कूल जो हैं कभी कभी कहते हैं बच्चों को बताने के लिए कि तो फ्रेंड हैं, ये हैं, तो इट्स ओके कह सकते हैं, मगर क्या कहेंगे, जब ये 2 फ्रेंड मिल गए हैं तो इनकी साउंड बदल गई है और अब इन्हें ई बोले। लेकिन ये एक नॉन प्रैक्टिकल बात है। हमेशा बच्चों को सच बात बताएं, रूल्स के मुताबिक चलाएं। ये कॉन्वर्सेशन, एनिमल्स का कॉन्वर्सेशन, उनका आलू का कॉन्वर्सेशन, सब्जियों का, नो, इट इज़ नॉन प्रैक्टिकल। तो हमेशा जो है सही बात बताएं। तो अगर आप उनको एक बार ये बता देंगी कि जो है ये व्हेन वी राइट 2 eh टुगेदर एंड इट मेक अ न्यू साउंड, तो इट इज़ अ ई, इट्स कॉल्ड ई, सी ई साउंड वर्ड। सो लेट्स वी स्टार्ट ई साउंड वर्ड्स। तो इस तरह से आपके लिए भी लाइफ आसान हो जाएगी और उनके लिए भी आसान। ठीक है, ये क्या है, ये जो है फोनोग्राम्स होते हैं। आगे जाएंगे तो आप इनको और हो क्या, ये हम लोग इसको करते हैं। फिर क्या करते हैं, आप वो रीडिंग कार्ड बनाएं, स्टोरी बुक बनाएं, बच्चों से एक्टिविटी करवाएं कि इस तरीके से ये ढूंढें, वो ढूंढें, और उसमें से वो एक पैराग्राफ खुद से बनाएं डायरेक्टर्स, और उसमें से कहेंगे फाइंड आउट द ऊ साउंड वर्ड, ई साउंड वर्ड। तो फिर उसके बाद आगे फर्दर जाएंगे, द वर्ड होते हैं और फ वर्ड होते हैं। हर बार यही एक रीज़न दें, व्हेन वी राइट प एंड ह टुगेदर दे मेक अ न्यू साउंड, इट्स अ फ। ठीक है, इस तरह से आप करें। ये तो आप लोगों का हो गया फोनेटिक का। और इसके बाद आप स्टोरी, राइम्स, एवरीथिंग आप यू कैन सिंग अ सॉन्ग। अगर आप पार्ट्स ऑफ अ ट्री भी देना चाह रहे हैं तो आप उसको भी राइम में दें। एक बार जैसे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ ट्री बन गया है, या ये जिस तरह का ये बोर्ड बना हुआ है, इसमें आपने सीजन्स शो किए हुए हैं, तो आप अपने सीजन्स के लिए भी बच्चों को बता सकते हैं। अब आपको ये बताना है सीजन्स जो है वो कोई अच्छी सी राइम्स भी पढ़ा सकते हैं, मल्टीमीडिया का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम जितना कम हो क्लास में उतना ही अच्छा है। तो उनको ये अप्रिसिएट ना करें कि वो जो हैं उस पर देखें। हाँ, आप लर्न कर लें और विदाउट म्यूज़िक उनको दें, ताकि उनको एक रियल कॉन्सेप्ट जाए। ठीक है, अब जैसे ये है 4 मौसम अगर आपने दिखाएं तो आप कह सकते हैं ये कह सकते हैं 1 2 3 4 सीजन्स आर 4, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। 1 2 3 4 मौसम है 4, गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार। आप चाहें आप इसको तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, समर इज़ हॉट, विंटर इज़ कोल्ड। ये अपनी तरफ से बना सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द डायरेक्ट्रेस IQ। ये डायरेक्ट्रेस की IQ है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से कर सकते। प्रेपोजिशंस वगैरह भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। फार्म हाउस बनाएं, इसको बनाएं, फिर इसके बाद इसके ऊपर आप लेटर्स लगा सकते हैं।
बच्चे को स्लिप दें, वो भी पढ़ के लगा सकते हैं। और साथ साथ आप ये सारी चीज़ें कॉपी के अंदर भी दें, जैसे कि आपके स्कूल्स के अंदर हो, उसको भी पैटर्न करें। लेकिन उसको बिल्ड उसकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यही करना पड़े, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर सकें। ठीक है, इसमें पहले आप साउंड लगाएंगे। ट ट्री, ए एप्पल, ग ग्रास, सही है। र रेनबो, सही है, हो गया। अब आपको लगा स्टेज बच्चों का एडवांस हो गया, तो अब आपने क्या किया, 3 लेटर वर्ड्स वाले नंबर लिख दिए और इसमें पजल वर्ड भी डाल सकते, क्योंकि साइट रीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो साइट रीडिंग में पता चल गया बच्चों को ये क्या है, फ्रूट मार्केट है, पढ़ना सिखा दिया, ये इस तरह आ गया। आफ्टर वर्ड्स आप सेंटेंस भी लगा सकती हैं, एक ही है ये, लेकिन आप इसको एडवांस करती जाए। ठीक है, अभी द फ्रूट सेलर इज़ सेलिंग द फ्रूट, देयर आर सो मैनी फ्रूट्स हियर, इस तरह आप करें। ठीक है, होप कि आप लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होगी। मुझे लग रहा है आज आप लोगों को थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन इट्स गुड कि आप सब लोग बहुत उससे आएँ और अच्छा वर्क करें। अब आप लोगों को या मैं लिख दूँगी तो वो आप उतार लीजिएगा, बाकी मिस आपको बताएंगी उर्दू का। अच्छा बेटा, अभी आपको मिस फॉर्म दे रही हैं ये सबको, तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना नेम मेंशन करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, और अगर किसी इंस्टीट्यूट से आप रिलेट हैं तो, और हाउस वाइफ हैं तो सिर्फ हाउस वाइफ। इसको फिल करवाने का मीन्स ये है कि आपकी अटेंडेंस भी शो हो जाती है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे हमारे डिप्लोमाज होते हैं या वर्कशॉप्स होते हैं। तो जब भी होगा तो आपको उस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ईजीली। ठीक है, मिस आपको दे रही है तो ये सब फिल करके आप इसको रिटर्न कर दीजिएगा। तक आपने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन लिया, साउंड्स का इंट्रोडक्शन लिया, अब थोड़ा आज का आपका टॉपिक था उर्दू से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरा नाम है सुरूज है, मैं यहाँ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेट्स हूँ, डिप्लोमा करवाती हूँ यहाँ पे। तो मुझे काम सौंपा गया आपको आज उर्दू का वर्कशॉप लेने के लिए। उर्दू, थोड़ा सा हम उर्दू का इंट्रोडक्शन लेते हैं। उर्दू को हम कौन सी ज़बान कहते हैं, कुछ मालूम है? और एक और भी नाम है उर्दू का, गुड नहीं, जो आता है बिल्कुल बेफिक्र होके। देखिए, अपना इजहार करेंगी तो आपकी करेक्शन होगी। हम अपना इजहार नहीं करते, हमारी गलती यही होती है, और हम अपने आप को परफेक्ट समझते रहते हैं और हम गलत को भी सही समझते और वही हम आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं बच्चों को। बिल्कुल, वेरी गुड। उर्दू जो है इसको हम लश्करी ज़बान भी कहते हैं। तो लश्करी ज़बान इस सेंस में कहते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले जब एशिया आबाद हो रहा था आपका, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान, आपका सऊदी अरब, आपका इंडिया, ये जो सारे, जैसे अब पाकिस्तान में कराची में बहुत सारे लैंग्वेजेस वाले लोग रह रहे हैं, तो एक मिक्सअप ज़बान बन जाती है, हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए उर्दू में तकरीबन 7 या 14 ज़बानों का टच है। तो इसमें आपको पश्तो ज़बान भी मिलती है, अल्फाज मिलते हैं, आपको फ़ारसी के अल्फाज भी मिलते हैं, आपको हिंदी के अल्फाज भी मिलते हैं, आपको अरबी के अल्फाज भी मिलते हैं। तो इस तरह की लश्कर की ज़बान हुई थी, तो इसको हमने उर्दू का नाम दिया। इसीलिए उर्दू के लेटर्स की तादाद फ़िक्स नहीं है, कोई कहता है 36 है, कोई कहता है 38 है, कोई कहता है 39 है। ठीक है, तो वो हम बहुत डिटेल में जाते हैं, तो हम उसको वहाँ डिस्कस करते हैं जब हम पूरा डिप्लोमा कराते हैं या पूरा आपको कोर्स मेंटेन करना बताते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं साउंड्स की। ठीक है जी, जिस तरह इंग्लिश में साउंड्स होते हैं इसी तरह उर्दू में भी साउंड होते हैं। इंग्लिश में आपने उनको क्या नाम दिया, फोनेटिक साउंड्स। उर्दू में क्या नाम देते हैं, उर्दू में क्या नाम देते हैं फोनेटिक साउंड्स को? डायरी मेंटेन करती हैं उर्दू की, क्या लिखती हैं? बे का ज़ख़ीरा अल्फाज याद कीजिए और उसकी, और कौन सी आवाज़ याद करनी है? सौती आवाज़। उसकी कौन सी आवाज़ याद करनी है? सौती आवाज़। उर्दू की डायरी राइट करती होंगी ना, और सौत पढ़ना भी नहीं आता हमें, सौत होता क्या, इतनी हार्ड उर्दू है। सौती मीन्स फोनेटिक्स, ये समझ लीजिएगा। फोनेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं, सौती मीन्स फोनिक्स, जो हम फोनिक्स साउंड्स कहते हैं। और सौती आवाज़ और फोनेटिक साउंड्स कौन सी साउंड्स होती हैं? जो हमारे मुंह से बेख्तियार निकलती हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शी हैं, हमें उनके लिए कोई उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बेसिक ज़बान कौन सी है हमारी, बेसिक आवाज़ें कौन सी निकलती हैं? आ, ऊ, ई, ए। बच्चा कैसे रोता है ना, हमारी चोट लगती है, हम आ डायरेक्टली हमारे मुंह से निकलता है। और ये हमें कोई चीज़ सिखाता नहीं है, ये बचपन से चीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे जो वोकल्स यहाँ पे साउंड दिए हैं, वोकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग निकलती है। इंग्लिश में आसान ये है कि हम स्मॉल ABCD को फोनेटिक पे ले आते हैं, सिंपल सा। लेकिन उर्दू में प्रॉब्लम ये है कि उर्दू में हमें उनको ये पूरा लेटर भी सिखाना पड़ता है,
और उसके साथ हमें उसकी छोटी इश्काल भी, आधी इश्काल जिसको हम कहते हैं, और इसकी आवाज़ भी सिखानी पड़ती है। और उर्दू थोड़ी टिपिकल इसीलिए ही है कि इसमें 4, 5, 6 ज़बानों का मिक्सचर है, तो बच्चे वहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते हैं। फिर इसका राइटिंग पैटर्न है वो भी ज़रा टिपिकल है, तो इसलिए हमें थोड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है। राइटिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो एक हमारा अलग वर्कशॉप होगा कि राइटिंग का पैटर्न ही अलग होता है कि हम बच्चों को किस तरह राइटिंग पैटर्न पे लेके आएँ। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फोनेटिक साउंड्स की या सौती आवाज़ की या उर्दू साउंड्स की। तो अगर आपको भी पता होगा तो आपने देखा है कि उर्दू को डिवाइड किया गया है किसमें, ख़ानदान में और जोड़ियों में। राइटिंग आप करते हैं अब आप, तो हमारे पास पैसे कौन सी आ जाती है, अलिफ़ की जोड़ी आ जाती है जिसमें हमारे पास अलिफ़ मद आ जाता है। ठीक है, बे की जोड़ी में हमारे पास बे, ते, के, से। ठीक है, जीम की जोड़ी आ जाएगी तो जीम, चे, हे, खे। दाल, ये सॉरी ख़ानदान है, ये ख़ानदान है, ये जोड़ी है। ये दाल के बाद दाल, जाल, ओ सॉरी हाँ, दाल, डाल, जाल। इसके बाद रे, रे में आपका आ जाएगा रे, रे, जे, ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सीन शीन की जोड़ी, सीन शीन, स्वाद स्वाद, जोए जोए, हमारा ऐन गैन, फे काफ, काफ काफ, लाम, मीम, नून, वाव। अब हे में डिफरेंस आ जाता है। अब कोई बोलेगा दो चश्मी है, कोई बोलेगा झटके वाली है। ठीक है, दो चश्मी है हम ज़्यादातर यहाँ पे भारी अल्फाज के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इसको कहते हैं दो चश्मी है, और छोटी है और बड़ी है। ये सिंगल लेटर्स है हमारे पास। अब अगर हे पे भी जाते हैं तो यहाँ पे 3 हे मिलते हैं उर्दू में, जो हमारे लिए बच्चों को पढ़ाने में बहुत टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम उनके अल्फाज बनाने शुरू करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि यहाँ झटके वाली है डालनी है, दो चश्मी है डालनी है, या हलवे वाली है डालनी है। तो आपको अगर इसके बेसिक्स पता होंगे तो आप वहाँ पे बच्चे को उस जोड़ तोड़ में आसानी के साथ उसको गाइड कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी जोड़ियाँ होंगी। राइटिंग पैटर्न पे हम अलग जाते हैं। और एक हरूफ सिखाने का तरीका हमारे पास जो होता है, किसी भी हरूफ का जब आप इंट्रोडक्शन देती हैं किसी भी हरूफ का, तो उसके 3 तरीके होते हैं। इन केस अगर मैंने ये बे बनाया तो मैं उसको 3 तरीक़ों से बच्चे को ईज़िली सिखाऊंगी। ये राइटिंग पे भी जाता है और ये आपकी सौती आवाज़ पे भी जाता है। यानी मैं उस हरूफ का उसको नाम बताऊँगी, उसके बाद उसकी आवाज़ बताऊंगी, उसके बाद उसकी शक्ल बताऊंगी। ठीक है, बे का नाम क्या है, बे, इसका नाम क्या है, बे। ठीक है, इसकी आवाज़ क्या है, ब, ब, ब। जैसे आपने बी की साउंड पढ़ी थी, ब, ब। 2 लिप्स को ज्वाइन करते हैं और बॉल की तरह हम उसको झटके से निकालते हैं। डोंट से ब, बेअलिफ़ नहीं जाना, हमें लॉन्ग साउंड नहीं लेनी, हमें शॉर्ट साउंड होती है, ब, ब, ब। जब इंग्लिश की साउंड भी हम पढ़ते हैं तो इसी तरह उर्दू की साउंड भी बी की साउंड है, ब, ब। ठीक है, और इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल है ऐसी, और ऐसी शक्ल कैसी है, ये तो किश्ती जैसी शक्ल है। ठीक है जी, हम इसको इस तरह कर सकते हैं। और ये हम पानी, ये बता रही हूँ आपको, आप इसको मैथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको उर्दू में भी अप्लाई कर सकते हैं। हर लेटर के लिए हम इसको जीम को भी ले सकते हैं। जीम में हम कैसा हो जाएगा, जीम हमारा कैसा होता है, जीम हमारा जग जैसा होता है, जीम हमारा जग जैसा होता है। जीम की साउंड क्या है, ज, ज, ज। तो यहाँ पे हम साउंड की बात करते हैं। अब अगर उर्दू में भी आप देखें तो अलिफ मदा नहीं होता, हम अलिफ के बाद बे को प्रोनाउंस करते हैं, अलिफ, बे, पे, ते, छे। इसको काउंट करेंगे तो 37 हो जाएंगे, वही शुरू वाली बात आ जाएगी हमारी। तो ठीक है, द साउंड ऑफ अलिफ इज, सौती आवाज़ इसकी क्या है, अ। बे की ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, ख, द, ड, ज। रे की भी साउंड इंग्लिश के रे की तरह है कि कोई इसको रा कहता है और असल साउंड उसकी क्या है, रे की साउंड र। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट ऐसा होता है, इतना मतलब नॉइस होती है कि वो र बच्चे तक पहुंच नहीं पाता। हमारा इंग्लिश का जो एफ़ है उसका भी प्रॉपर साउंड क्या है, लेकिन हमारे स्कूलों में इसको ज़्यादातर क्या पढ़ाया जाता है, फा, फा, क्योंकि वो जो साउंड है वो बच्चे तक कन्वे नहीं हो पाता, तो हम उसको चेंज करते हैं थोड़ा। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि रे का साउंड यहाँ पे रेल, रेलगाड़ी। ठीक है, इसी तरह, लेकिन हम उसको रा भी कह सकते हैं। रा के बाद ड़, ज, या। अब रा देखें आप और या देखें तो ये पश्तो के हरूफ हैं और इनसे हमारे यहाँ कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ के आखिर में आते हैं। ठीक है, से आप देखें तो ये अरबी में नहीं आता, से भी पश्तो का हरूफ है। सीन, शीन, बस सा, श, सा, ज़,
त ज अ ग फ क ग ला का भी ला और इल वाला साउंड, एम का भी, मीम का भी और म मोर, मोमबत्ती, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, ममोर, उसको भी हमको वो करते हैं, क्या सॉरी मैंगो, मैंगो, ठीक है। और एन की साउंड लेकिन कन्वे नहीं हो पाता प्रॉपर, तो हम इसको यहाँ क्या कह सकते हैं, न नल का, ठीक है। और वाह का भी प्रॉब्लम ये है कि वाह अभी बताते हैं इसको, यहाँ सिंपल वाह हा या दोनों या हैं, लेकिन छोटी ये किसकी साउंड देता है, छोटी ये साउंड देता है ई की, और ये साउंड देता है ए की। आपको अगर वर्ड के आखिर में आप जाएंगी ना, इसको आपके लिखते पढ़ते लिखते चढ़ते, जिसमें भी आएगा ये आखिर में किसकी साउंड दे रहा है, ए की साउंड। लिखते पढ़ते ए की साउंड, लिखती पढ़ती बैठती खाती पीती, ये साउंड देता है हमारी ई की। कॉमन फर्स्ट साउंड इसका या ही है दोनों को, अगर आप दोनों को मिलाएंगी तो ये बीच में या आखिर जब शुरू में आता है तो ये या का साउंड देता है, लेकिन जब ये लास्ट में जाता है तो ये अपना साउंड चेंज करता है। उर्दू में हर हुर्फ के 3 तरीके होते हैं बच्चों को साउंड सिखाने के, राइटिंग में भी और रीडिंग में भी। इब्तिदाई हुर्फ, इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी और आखिरी। जिस तरह उसकी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल होती है, इख्तितामी शक्ल होती है, इसी तरह उसके साउंड भी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी होते हैं। जैसे हमने अब यहाँ पे बात की कि ये शुरू में ये इस्तेमाल होगा तो या की साउंड देगा, लेकिन अगर ये लास्ट में आएगा तो छोटी ये ई की साउंड देगा और बड़ी ये किसकी साउंड देगा, ए की साउंड देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जैसे ये बात की थी कि हम उसको पूरा लेटर सिखाएंगे, उसके साथ छोटी इश्काल लिखना सिखाएंगे, और छोटी इश्काल इसकी साउंड लेटर्स होते हैं। छोटी इश्काल को हम किस में प्रोनाउंस करते हैं, हम इसको कभी भी पे नहीं बच्चों के सामने प्रोनाउंस करेंगे, उसको हम प ही करेंगे, और इसको हम कभी प भी कर देते हैं, कभी पे भी कर देते हैं, लेकिन असल इसकी फोनेटिक साउंड कौन सी है, सौती आवाज़ इसकी कौन सी है, प, ठीक है जी। हम इसको इस तरह पढ़वा सकते हैं, जैसे अलिफ आ अनार आ, जैसे हम इंग्लिश के पढ़ते हैं, अलिफ आ अनार आ, बे बा बिल्ली ब, पे प पतंग प, ते ता तितली ट, से सा समर स, जीम जा जहाज, चे चा चिड़िया, हे हा हुक्का, खे खा खरगोश, दाल दा दलिया, डाल डा डोल, जाल दा ज़ख़ीरा, रे रा रेल, और ड़, क्योंकि ड़ से कोई हुर्फ शुरू नहीं हो, लफ्ज़ शुरू नहीं होता तो ये आखिर में आता है। जाल जा रेवर, ज या, या से कोई हुर्फ शुरू नहीं होता तो या को हम लास्ट में ही लगाते हैं। सीन सा सेब, स, शीन शा शेर, श, स्वाद सा सुराही, स्व, ज़्वाद सा ज़ईफ़, ज, तोए ता तोता, त्वा, ज़ोए ज़रूफ, ज़्वा, ठीक है। ऐन आ औरत, आ, गैन गुब्बारा, फे फवारा, काफ का कैंची, काफ का किताब, गाफ गा गुड़िया, लाम ला लट्टू, मीम मा मोर, नून ना नलका, वाव वा वरक, हे सेंटर में आता है ह, क्योंकि इससे कोई शुरू भी नहीं होता, इस पर कोई ख़त्म भी नहीं होता। ये 2 चश्मिए हमेशा आपके सेंटर में आता है क्योंकि ये भारी हरूफ में जाता है। हम उसकी एक कैटेगरी अलग है, मसव्वते, मसम्मते, भारी हरूफ, ये सारी कैटेगरी इसकी अलग है, ठीक है। और ये या, यक्का, या। इसी तरह अभी आपका वाव था, वाव आपकी शुरू में व की साउंड देता है और आखिर में किसी लेटर के लगे, अगर ये लफ्ज़ के लगे तो ये ऊ की साउंड देता है, ऊ की भी साउंड देता है, ओ की भी साउंड देता है, तो इसकी साउंड में इनके भी डिफरेंस है। तो जब हम
हम राइटिंग सिखाते हैं तो जब उसकी इब्तदाई, दरमियानी, इख्तितामी शक्ल सिखाते हैं तो वहाँ पे भी इसका साउंड सिखाते हैं। जी बेटा, आप कुछ पूछ रही थी? याला बारी होता है, सिर्फ पश्तो में एक ही लफ्ज़ आता है, हमें और नहीं आता कोई, तो हम वहाँ पे सिखा सकते हैं। आपके कोर्स में जो इंक्लूड हो, बच्चों को कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, उनको किसी भी उलझन में नहीं डालना है हमें। अगर है तो वेल एंड गुड, सिंपल आप सिखा रही हैं तो याला बारी के अलावा कोई लफ्ज़ बता दीजिए। कोई पठान खातून होंगी तो वही बता सकती हैं जो पश्तो जानती होंगी। इसके अलावा मेरी इसके स्टूडेंट ने बताया था, बड़ा मीनिंगफुल था, मैंने उनसे, आपको आता है? य से ही याला बारी पश्तो यालो बारी ही आता है। ठीक है जी, ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये लेटर्स हो गए। अब हम आते हैं इनके तोड़ जोड़ पे। आप बच्चों को कैसे सिखाएंगी? साउंड्स का मतलब है कि बच्चों को बहुत आसानी के साथ उनको हुरूफ की तरतीब सिखाना। हुरूफ तहज्जी का क्या मतलब है? तहज्जी का, आप उर्दू ज़बान हमारी हुरूफ तहज्जी पे ही मुश्तमिल है ना। हम कहते हैं उर्दू ज़बान में कितने हुरूफ तहज्जी हैं? 36 चले मान लिया। तो अभी कभी पता है, कभी किसी ने पूछ लिया तहज्जी का मतलब क्या है? पता है तहज्जी का मतलब? नहीं पता ना, जबकि हमारी कौमी ज़बान है, मादरी ज़बान है, नस्ल दर नस्ल सीख रहे हैं, महाजिर कहते हैं, है ना, उर्दू स्पीकिंग महाजिर कहलाते हैं ना, उन तक को भी नहीं पता तहज्जी किसको कहते हैं। ठीक है, तहज्जी मीन्स है लफ्ज़ को उसकी हिज्जे के साथ पढ़ना और उसके ज़ेर ज़बर की अदायगी के साथ अदा करना। तहज्जी का मतलब ये है, हुरूफ तहज्जी। तो हमारे पास 36 हुरूफ तहज्जी होते हैं क्योंकि हम उनको तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं, उनको हिज्जे करके पढ़ते हैं। साउंड उर्दू की तरह जो होता है कि 3 लेटर वर्ड लिखा और साउंड को क्रिएट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा कहीं कहीं ये मुश्किल हो जाता है। 2 लेटर्स और 3 लेटर्स के बाद उर्दू में ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब जैसे आपने सिंपल किया, सबसे पहले हम बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स पे लेके आते हैं, 2 हुर्फ़ी। हम साउंड्स के बाद क्या सिखाते हैं उनको? 2 हुर्फ़ी अल्फाज। आप सिखाती हैं ना स्कूल में 2 हुर्फ़ी अल्फाज। 2 हुर्फ़ी अल्फाज कैसे होंगे? जैसे ब प्लस अलिफ, तो क्या हो गया? अब मैं इसको अगर ऐसे लिख के दूँ बच्चे को, एक तो उसके लिए मिलाना भी मुश्किल, अब वो इतना बड़ा बा बनाएगा, उसमें ये मिलाएगा। लेकिन अगर छोटी इश्काल के साथ है तो उसको फ़ौरन बा मिलेगा और बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको जीम दूँ और मैं उसको ये वाला दूँ जीम अलिफ जा बनाने को, तो जीम अलिफ जा बेचारे को कभी नहीं आता। जीम इतनी मुश्किल से वो सीख पाता है, तो टर्निंग उर्दू की बड़ी मुश्किल से आती है उसके बाद। लेकिन अगर मैं इसकी जगह इसकी छोटी इश्काल दूँ प्लस अलिफ, तो इज़ इक्वल टू ज, अलिफ प्लस किया ज। सिंपल। बच्चों के लिए कितना लिखना इसको आसान है, राइट करना। शीन में अगर उसको ऐसे दूँ, शीन प्लस अलिफ, कितना मुश्किल है। शाह उसके लिए बनाना कितना अजीब सा जाएगा। तो हम शीन का शोशा या छोटी इश्काल और प्लस अलिफ इज़ इक्वल टू शाह का शोशा बनाया, अलिफ मिलाया, वहीं के वहीं बच्चों की ईजी राइटिंग भी हो जाती है और ईजी रीडिंग भी हो जाती है। श अ श, ब अ ब, ज अ ज, ड अ ड, आ। तो हमें बस जो भी हुरूफ होगा अलिफ से लेके ये तक हम उसको इजीली पहली स्टेज पे सिर्फ उसको 2 लेटर्स करवाएंगे, 2 हुर्फ़ी अल्फाज करवाएंगे। जब 2 हुर्फ़ी उसको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं तो फिर हम उसको किस पे लेके आते हैं? सह हुर्फ़ी अल्फाज पे। तो ये हमारे 2 हुर्फ़ी अल्फाज हैं, उसके बाद होते हैं हमारे सह हुर्फ़ी अल्फाज जिन्हें आप 3 हुर्फ़ी कहती हैं। ठीक है, जैसे कि ब अ प्लस तो वो कर ही चुका था, तो बा तो उसको बनाना आ गया। इसके आगे हमने उसके क्या लिख दिया? बे सिंपल डाल दिया। अगर तो ब तो वो पढ़ ही चुका था, ब ब ब ब ब ब, आसानी के साथ उसने कर लिया। कोई और हुर्फ इस तरह का अगर हम लेते हैं तो इसको हम लेंगे अगर शा प्लस नून। ठीक है, शाह वो पहले कर चुका है, शाह शान, शाह शान, शाह शान। जैसे मिस ने इंग्लिश में सिखाया था आपको ख एच कैट, ख एच कैट, ख एच कैट, ख एच कैट। आप उसको सीक्वेंस में फास्ट लेके जाएंगी तो आपका कैट साउंड देगा। इसी तरह उर्दू में भी ये इसी तरह साउंड देंगे। सह हुर्फ़ी के बाद हम किस पे आते हैं? 4 हुर्फ़ी पे। 4 हुर्फ़ी हमारे होते हैं, 4 हुर्फ़ी होते हैं यानी, और ये हमारे 4 हुर्फ़ी अल्फाज। इसमें अब आप कैसे करेंगी? अब आपको बच्चे को ऑलरेडी 2 तो जोड़ने आ ही गए हैं ना, तो अगर हमने इसका कर दिया बाबा इसके इज इक्वल टू, तो ये उसने 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ बना लिया। पहले हम इजी पे लेके जाएंगे उसको, और KG 2 तक के बच्चों को या 6 ईयर तक के बच्चों को इससे ज़्यादा हार्ड पे लेके भी नहीं जाते। फिर हमारा वो प्राइमरी सेक्शन शुरू हो जाता है 1 क्लास से, तो वो BEd वाले टीचर को हवाले कर देते हैं फिर हम बच्चे को, अब आप संभालिए, हमने इतना सिखा दिया। लेकिन हमने इतनी बेसिक्स को सिखा दी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है अभी इसमें बाकी।
मॉन्ट की स्टेज पे अब आपके पास सौती अल्फाज भी वो आती हैं, सॉरी, मसव्वते, मसव्वते, मसम्मते, शरारती हरूफ, सब कुछ आता है, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उर्दू में हमें टिपिकल भी लगती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है साउंड्स बनाने के लिए, वो हैं आपके एराब। एराब के बगैर कोई साउंड कंप्लीट नहीं होती। एक तीर और तैर का फ़र्क हो जाएगा, जुमला चेंज हो जाएगा। खीर और खेर का फ़र्क हो जाएगा, जुमला चेंज हो जाएगा। सिर्फ क्या है, ज़ेर ज़बर के डिफरेंस है। दादा, हाँ, तो क्या लिखवाते हैं? तो क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि वो शरारती हरूफ है। शरारती हरूफ अगर आपने पढ़ाए होंगे तो शरारती हरूफ की डेफिनेशन ही यही है, जो शरारती 9 होते हैं हमारे पास, वो 9 हरूफ हैं हमारे पास, 9 हरूफ हैं जो आपस में जुड़ते नहीं हैं। उनकी शरारत क्या है? उनकी शरारत ही तो यही है कि वो अपने आगे किसी को नहीं लगने देते और वो खुद किसी से जुड़ जाते हैं। वो जिसके दिल चाहता है उसके साथ ऐड हो जाते हैं, लेकिन मजाल है जो अपने आगे किसी को, बिल्कुल उर्दू में भी हैं ऐसे ही है। फलकी हरूफ हैं, फर्शी हरूफ और असली हरूफ हैं। फलकी हरूफ हमारे स्काई लेटर, फर्शी ग्रास लेटर, और असली को उन्होंने वहाँ पे असली नाम दिया है, रूट लेटर नहीं दिया, उन्होंने असली नाम दिया है। बिल्कुल फॉर्मेशन, जब आप फॉर्मेशन सिखाएंगी, फॉर्मेशन का जैसे मिस ने कहा कि आपके पास पहले सेंड लेटर होना चाहिए। जब आप अभी यहाँ हम सिर्फ साउंड की बात कर रहे हैं तो मैं साउंड पे फोकस कर रही हूँ। जब हम रिटन का करते हैं तो हम रिटन पे फोकस करते हैं। तो रिटन के लिए हमें ये सेंड लेटर्स चाहिए। इसके बाद हमें सेंड ट्रे चाहिए, जैसे मिस ने कहा था, वो हर चीज़ में हम इसको शामिल कर सकते हैं। और सेंड ट्रे के बाद एक और चीज़ हमारे पास होती है, हमारे पास होते हैं ग्रीन बोर्ड्स, जो हमारे स्कूल में शायद बहुत कम होंगे, लेकिन वो एक मॉन्टेसरी कोर्स का एक हिस्सा है, ग्रीन बोर्ड्स। तो हम उस पे लेके आते हैं। उसके बाद बच्चे को हम वर्कशीट पे लेके आते हैं। इतनी प्रैक्टिस के बाद अब बच्चा पहुंचेगा तो परफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जी बेटा, पानी, ओके, यू कैन गो नाउ, ओके, ठीक है जी। ये हमारे हो गए एराब। एराब की हम बात करते हैं, मालूम है एराब? ज़ेर ज़बर पेश। तो सबसे पहले हम लेते हैं ज़बर, ज़ेर, ये हम लाइन इसको ड्रॉ करते हैं, पेश, जज़म एंड तशदीद, ये हमारे पास एराब होते हैं, ठीक है। ये हमारा है ज़बर, दिस इज़ ज़ेर, पेश, जज़म एंड तशदीद। तशदीद, ज़बर जब लगता है तो कौन सी साउंड देता है? अपर साउंड देता है, खड़ी साउंड देता है। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, सब साउंड अपर साउंड। जैसे हम ABCD में साउंड करते हैं कि ए की साउंड निकालेंगे तो हम अपर साउंड निकालते हैं, ई की साउंड निकालते हैं तो हम लोअर साउंड निकालते हैं। मिलते जुलते जो सिमिलर लेटर्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे यही है कि जो सिमिलर लेटर्स होते हैं तो यहाँ पे ज़बर हमारी किसकी साउंड देता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लिखते हैं, ये तो मैंने लिख दिया, क्या पढ़ा आपने? तैरना, ठीक है। अगर मैं इसी को सिर्फ ज़ेर ज़बर की तफरीक से, तीर, तैर और तीर का कितना डिफरेंस हो गया, जुमला ही आपका पूरा बदल जाएगा। भाई अली तैर रहा है, अली तीर रहा है, कमान से तीर निकल रहा है या कमान से तैर निकल रहा है? आप क्या उसको डिस्क्राइब करेंगी? तो ज़रा से ज़ेर ज़बर के फ़र्क से हमारी उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ भी हम बच्चों को बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे सिखाते हैं कि G2 के लेवल पे या 4.5 या 3.5 के स्टेजेस पे हमको ये हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ठीक है, ज़बर हमारी ऊपर की साउंड देगा, जैसे अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, दाल ज़बर दा और जीम ज़बर जा। ज़ेर हमारी साउंड देगा लोअर साउंड, ज़ेर हमारी लोअर साउंड। हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, ते ज़ेर टी, सिंपल, ठीक है। पेश हमारी किसकी साउंड देगा? ऊ की साउंड देगा, जिसके ऊपर आ जाएगा अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ते पेश तू। अलिफ से लेके हम ये तक इसको इंक्लूड कर सकते हैं पूरे बच्चों के सीक्वेंस के हिसाब से। ये तो इतनी ज़्यादा बात है, इसको इतना सम अप नहीं कर सकते हम अपने टाइम में। जज़म हमारी, जज़म का क्या मतलब होता है? अगला हुरूफ जो है वो पिछले हुरूफ के साथ जुड़ के आवाज़ निकालेगा। जैसे बे प्लस दाल को मैं अगर कर दूँ तो ये बनेगा बद है, लेकिन अगर इसको मैं बद करूँगी, बद नहीं प्रोनाउंस करूँगी, बद, बद, ये हो गया बद। तो इसी तरह हम इसकी बहुत सारी इसको शुद्ध मतलब हम इसको मतलब जदम के साथ अगर पेश भी आएगा तो अगर मैं इसको ये शीन के साथ कर दूँ, शीन पेश शुद्ध, सिर्फ हम इसको गौर कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसको फोकस कर रहे हैं जज़म को। तो ज़ेर ज़बर यहाँ नहीं देख रहा है, जो पिछली साउंड है वो तो अपनी जगह ही है, उसके साउंड साथ अगली साउंड उसके साथ इंक्लूड हो गई।
जीम दाल ज़बर जद, शीन दाल पे शुद्ध, जीम दाल जब ज़बर जज था, जज़म था ना, तो जीम दाल ज़बर जज, इस तरह हो गया। तशदीद मीन्स डबल प्रोनाउंस, उसको डबल प्रोनाउंस करेंगे हम, डबल रिपीट होगा। जैसे अल्लाह, अल्लाह में तशदीद आता है। और वर्ड कोई मम्मा, मम्मा इंग्लिश बिल्ली, गुड, बिल्ली, बे लाम और फिर लाम और ये ली। अम्मी में भी आता है बिल्कुल, अब्बा, अम्मी। तो अब्बा को हमने 2 दफ़ा किया, अब अलिफ बे ज़बर अब, बे अलिफ ज़बर बा, तो हमने उस वर्ड को 2 टाइम रिपीट किया, उसको डबल प्रोनाउंसिएशन की, तो वो हमारा यहाँ पे डबल हो जाता है। ठीक है जी, साउंड्स काफ़ी क्लियर हुए हैं, बनाने आसान हो गए। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ होती है हमारी, 2 चश्मी है। 2 चश्मी है, क्यों कहते हैं इसको 2 चश्मी है? गौर किया है कभी? आज सब बता दूँगी, आज सब बता दूँगी। भारी अल्फाज तो होंगे ही होंगे। 2 चश्मी है क्यों कहते हैं? कभी 2 चश्मी है पे गौर किया है? क्या होते हैं 2? 2 फेसेस हैं। गुड। चश्म मीन्स आँखें, 2 चश्मी यानी इसकी 2 आँखें हैं, तो हम इसको कहते हैं 2 चश्मी है। तो ये भारी हो जाता है, एक ही आँख इंसान के लिए बड़ी भारी है। मैं आपको अगर ऐसे देखूँ तो कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, तो 2 आइज़ तो हमारे लिए वैसे ही ऑलरेडी भारी हैं। तो ये जिनके साथ भी मिलते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऐसे 15 लेटर्स बनते हैं उर्दू में, जिनके साथ ये जुड़ता है और उनको भारी करता है। लेकिन जो झटके वाली है, अब ये वाली बात आ गई हमारी, ये वाली है, इनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये हमारी झटके वाली है या हमारी ये वाली है, ये दोनों हैं, 3 है ना हमारे पास, और एक गुजर गई हलवे वाली है। वो तो ज़्यादातर शुरू में ही आती है। ठीक है, वो शुरू में आती है, जब वो बीच में आती है तो ये शक्ल हमारी चेंज हो जाती है, इन है में से या ऐसे में से हो जाता है कोई ना कोई, और लास्ट में हमारी ये है भी आती है और वो हमारी फर्स्ट है भी आती है। तो उर्दू एक टिपिकल ज़बान है, उसको ज़रा आराम से बैठ के सीखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसको बे के ख़ानदान के साथ जुड़ता है पूरा 2 चश्मी है, भ फ थ ठ स। ठीक है, जीम के ख़ानदान से जुड़ता है, दाल के ख़ानदान से जुड़ता है, अलिफ़ के साथ नहीं जुड़ता, शीन सीन के साथ बहुत कम उसके कोई हरूफ आते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, आपको कोई बताऊँ हरूफ आपको जो 2 चश्मी हो, जैसे कि ये क्या है, मतलब ये कर दें ख, खा, खाना। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह ये वाला है लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? कहा, ख, कहा, क, ख, कहा। सिर्फ इस है की वजह से दोनों के मीनिंग बिल्कुल चेंज, और बच्चे अक्सर यही राइटिंग में गलती करते हैं क्योंकि उनको बेसिक से उनकी करेक्शन नहीं होती। ये हल्का होता है और उसका बड़ा डिफरेंस होता है। बात वही आ जाती है क्योंकि इसमें ये दोनों अरबी और उर्दू की मिक्सअप है, तो इसीलिए हमारी उर्दू की ज़बान ना काफ़ी टिपिकल हो गई है कि उर्दू और अरबी मिक्स होता है। तो ये अरबी में आता है, वो उसमें ये अरबी में आता है, ये उर्दू में आता है, बल्कि ये इंडिया की लैंग्वेज है, जो हमारी एशियन की इंडिया की साइड है ना, ये वहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारे लास्ट में यहाँ पे आ गया, झटके वाली यहाँ गई थी। इसी तरह इसके मैं अगर ये कर लूँ, क्या पढ़ा आपने इसको? खीर। और अगर मैं इसको ये पढ़ लूँ, या इसको हम खुर कहते हैं, चलें हम इसको कर देते हैं, ये क्या हो गया? खुर। और कहर, कहर भी होता है, कहर नहीं होता सुबह का ओस जो होती है, फॉग, कहर जो हमारा सुबह का ओस का वक्त होता है, कहर का ऐसा है। ठीक है जी, तो ये है हमें समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को कि जब हम उनको हे का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो हमें हे की सारी साउंड का इंट्रोडक्शन देना चाहिए उनको। लेकिन इनिशियल स्टेज पे हम सिर्फ फर्स्ट वाली देते हैं। इनिशियल स्टेज पे मॉन्टेसरी पे या बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको जो सिंपल ए बी हमारी अलिफ पे है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर ये हम आगे की हमारी बात होती है कि हम सेकंड स्टेज पे उसको KG2 जिसको हम कह लें, लेवल 2 कह लें, लेवल 3 पे कह लें, तो वहाँ हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है जी, और कोई कंक्लूजन, कोई क्वेश्चन आपका हो तो बताइए इसके अकॉर्डिंग।